क्लास शुरू हुई है, लाइट भी चली गई। चले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने शुरू किया था बेटा, एक लेक्चर हो गया था। वर्ड पे आज दूसरा लेक्चर है। कोशिश करेंगे आज वर्ड को मुकम्मल कर लेंगे। जैसे ही क्लास एंड हो अपने एमएस वर्ड के जो लेक्चर हैं 2-3 होंगे बल्कि एमसीक्यूज पे, वो शेयर करने हैं इनके साथ। चलें बेटा, एमएस वर्ड हमने शुरू किया था जिसमें हमने एडिटिंग के बारे में देखा और फॉर्मेटिंग को हमने शुरू किया था। फॉर्मेटिंग में हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को देख रहे थे कि टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो आखिरी जो बात है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, वो हमारे पास ड्रॉप कैप है। वो हमारे पास ड्रॉप कैप है, लिख लें। ड्रॉप कैप है, इसे जरा देख लें। ड्रॉप कैप के बारे में 2-3 सवाल बनते हैं कि जी बाय डिफॉल्ट कितनी लाइनों पे अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम कितनी लाइनों पे अप्लाई हो सकता है ये वर्ड में, और कितने तरीके, मेथड कितने हैं इसे अप्लाई करने के। ड्रॉप कैप होता क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई पैराग्राफ या पेज शुरू होता है कोई, तो उसमें एक बड़ा सारा लफ्ज लिखा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारा क्या है जी, एक पेज है, पैराग्राफ है। ठीक है, इस तरह से जो है ना जी, ये 3 लाइनें हैं। हमारा टेक्स्ट शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे जो है ना जी एक बड़ा सारा पहले लिखा हुआ है क्या जी, दी टी, इस तरह से, इस तरह से टी। फिर उसके बाद यहाँ लिखा हुआ टी एच ई, इस तरह से दी न्यूज। डॉन का डी बड़ा सारा हो सकता है, इस तरह से डी बड़ा सारा हो सकता है। मतलब पहला जो हमारे पास वर्ड होता है वो 3 लाइनों के ऊपर इस तरह से बड़ा सारा नजर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, बेसिकली ड्रॉप कैप होता है। तो सवाल ये बनता है कि ड्रॉप कैप बाय डिफॉल्ट कितनी लाइनों पे अप्लाई हो सकता है। 3 लाइन्स के ऊपर अप्लाई हो सकता है। कितनी लाइन के ऊपर, 3 लाइन पे अप्लाई होता है। फिर पूछता है मैक्सिमम, मैक्सिमम कितनी लाइन पे अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाइन पे। आपकी मर्जी है, 3 पे अप्लाई करें, 5 पे करें, 7 पे करें, 10 पे करें। मैक्सिमम 10 लाइन भी हो सकता है, बाय डिफॉल्ट 3 लाइनों पे हो सकता है। अप्लाई करने के जो मेथड हैं वो 2 हैं, 2 मेथड हैं। कौन कौन से 2 मेथड हैं, एक तो ये है कि वो जो हमारे पास यहाँ अलाइनमेंट अभी देखेंगे हम जाके, कि वो एक तो अलाइनमेंट के अंदर हो सकता है वो। ठीक है, एक ऑप्शन ये है वो जो हमने ड्रॉप कैप अप्लाई किया उसके अंदर हो सकता है, तो दूसरा एक उसके बाहर हो सकता है। लेकिन यहाँ से हमारे पास ये अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट को ब्रेक अगर हम ना करें तो पूरी की पूरी हो लाइन में डी को हम यहाँ बाहर निकाल दें, उससे फिर यहाँ से हमारा टेक्स्ट शुरू हो जाए, अलाइनमेंट डिस्टर्ब ना हो। ठीक है,
एक मेथड ये है कि वो जो भी ड्रॉप कैप जिस पे हम अप्लाई कर रहे हैं वो अलाइनमेंट के अंदर हो, दूसरा ये हो सकता है कि वो अलाइनमेंट के बाहर हो। ठीक है, ड्रॉप कैप अब याद रह जाएगा आपको। ड्रॉप कैप अरेज कर दूं। ड्रॉप कैप क्या होता है, हम क्या बेसिकली हम फॉर्मेटिंग देख रहे हैं, तो अपना जो टेक्स्ट है उसे खूबसूरत हमने बनाना होता है। अपने जो भी हमारी टेक्स्ट है उसे हमने ब्यूटीफाई करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉप कैप भी अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेज फॉर्मेटिंग है। तो पेज फॉर्मेटिंग में सबसे पहले हमारे पास पेज मार्जिन है। सबसे पहले हमारे पास पेज में क्या है जी, मार्जिन है। पेज मार्जिन है, कितने तरह के पेज मार्जिन होते हैं, 5 तरह के 5 पेज मार्जिन होंगे। कितनी तरह के पेज मार्जिन है बेटा हमारे पास, 5 तरह के। देखिए जरा अगेन, ये अगर हमारा पेज है, तो हमारे पास कितने तरह के मार्जिन हो गए, 5 तरह के। नंबर 1 हमारे पास टॉप मार्जिन, नंबर 2 बॉटम मार्जिन, नंबर 3 राइट, चलिए लेफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट मार्जिन, नंबर 4 राइट मार्जिन, और नंबर 5 गटर मार्जिन। ये 5 तरह के हमारे पास मार्जिन होते हैं। टॉप मार्जिन का मतलब ये होता है पेज के ऊपर जो टेक्स्ट है, ये हमारे पास टॉप मार्जिन है। जो टेक्स्ट है वो टॉप से कितने मार्जिन पे हो। इसी तरह से बॉटम मार्जिन में टेक्स्ट बॉटम से कितना दूर होगा, ये बॉटम मार्जिन। ये हमारे पास राइट मार्जिन, राइट वाली साइड से हमने कितना छोड़ना है। और ये हमारे पास लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट वाली साइड से हमने कितना छोड़ना है। ये हमारे पास मार्जिन है, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। ये सारे कितने होते हैं बाय डिफॉल्ट, 1 इंच होते हैं। कितने होते हैं, 1 इंच बाय डिफॉल्ट का मतलब बिल्ट इन। ठीक है, अपनी मर्जी से आप चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट पूछ ले कि टॉप मार्जिन कितना होता है, राइट मार्जिन कितना होता है, लेफ्ट मार्जिन कितना होता है, बॉटम मार्जिन कितना होता है, तो 1 इंच होता है। ठीक है, अब इसमें सवाल ये बनाता है वो कि ये है 2007 के बाद, ये जो 1 इंच है ये आफ्टर 2007, मतलब 2007 के वर्जन में ये सारा बराबर कर दिया गया, 1 इंच सारे मार्जिन है। लेकिन बिफोर 2007, 2007 से पहले ये मार्जिन कितने थे, ये सवाल बना है। तो लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन दोनों थे 1.25 इंच। दोनों कितने थे, 1.2, मतलब ये भी 1.25 था, ये भी 1.25 था। अब सबको बराबर कर दिया गया है। सवाल ये बनेगा, ये करंटली ये मार्जिन जो है कितने हैं, 1 है, 1 इंच के बराबर है। टॉप भी बॉटम भी राइट भी सारे बराबर है। लेकिन 2007 से पहले टॉप 1 इंच था, बॉटम भी 1 इंच था। लेकिन राइट और लेफ्ट जो है मार्जिन, उनका साइज कितना था, 1.25, उसका भी कितना था, 1.25। ये दोनों सवाल बने हैं। उसके बाद गटर मार्जिन है, गटर मार्जिन, गटर मार्जिन। गटर मार्जिन के साथ एक लफ्ज लिखे, बाइंडिंग साइड। ये हमेशा बाइंडिंग साइड पे होगा। ये हमेशा कौन सी साइड पे होगा, बाइंडिंग साइड पे। मिसाल के तौर पे हमने अपनी बुक में क्या करनी है, बाइंडिंग भी तो करनी है ना। तो क्या होता है, बाइंडिंग के दौरान हमारा जो टेक्स्ट है वो बाइंडिंग के अंदर छुप सकता है, अंदर जो गुम हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस मार्जिन को थोड़ा सा
बढ़ा देते हैं, नॉर्मल से बढ़ा देते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो ज़ाय ना हो। ठीक है, इसके कोई मतलब है कि बाय डिफॉल्ट कंपोजिशन नहीं है, जितना अच्छा है आप कर सकते हैं। ठीक है, कटर मार्जिन का बार बार पूछेगा, जिस साइड पे हमने बाइंडिंग करनी होती है अपनी बुक की तो उस साइड के ऊपर हम ये मार्जिन देते हैं। जनरली ये क्या होता है, लेफ्ट में होता है या फिर टॉप में होता है। कुछ रजिस्टर का लेफ्ट में होता है, कुछ में आप देखते हैं टॉप में होता है। राइट पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन मैक्सिमम जो मार्जिन होता है वो टॉप पे होता है या लेफ्ट पे होता है। उर्दू की किताबों का इधर होगा मार्जिन, बाइंडिंग इधर से नहीं होती उर्दू की किताबों। इंग्लिश की किताबों की जो बाइंडिंग होती है इधर से होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास मार्जिन के अंदर हमने क्या देखा, हमने पेज के मार्जिन देखा, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, सारे कितना है 1 इंच है 2007 के वर्जन के बाद अब तक। लेकिन 7 से पहले राइट और लेफ्ट कितना था, 1.25 इंच था। गटर मार्जिन हमेशा बाइंडिंग साइड के ऊपर होगा, जिस साइड से आप बाइंडिंग करेंगे अपनी मर्जी की उतने ही टेक्स्ट को आगे धकेल सकते हैं आप, ताकि बाइंडिंग के अंदर हमारा टेक्स्ट गुम ना हो जाएगा। ये थे हमारे पास मार्जिन। मार्जिन के बाद हम जरा देखेंगे आगे चल के अलाइनमेंट। अलाइनमेंट से पहले हम एक दो चीजें देख रहे थे, इंडेंटेशन को देख लेते हैं। इससे पहले हम इंडेंटेशन को देख लेते हैं, इंडेंट जिसे कहते हैं हम। इंडेंट कह लें या इंडेंटेशन कह लें इसे आप। ठीक है, तो इंडेंट क्या होता है, अक्सर आप देखते हैं वर्ड में हमारे पास यहाँ रूलर होता है, यहाँ क्या होता है हमारे पास टॉप पे रूलर होता है, रूलर से हम इंडेंटेशन को सेट कर रहे होते हैं। यहाँ हमारे पास क्या होता है, रूलर होता है, उससे हम क्या करते हैं, इंडेंटेशन को सेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अक्सर हमारे पास ऐसे ही होता है। तो इंडेंटेशन बेसिकली क्या है ये देखें जरा। गैप है किसमें, बिटवीन मार्जिन एंड टेक्स्ट। टेक्स्ट और मार्जिन के दरमियान में जो गैप है, जो डिफरेंस है, जो स्पेस है, वो क्या कहलाएगी, वो इंडेंटेशन कहलाएगी। इंडेंटेशन के लिए हम क्या लफ्ज यूज करेंगे, इंडेंटेशन हमारे पास क्या है, बेसिकली स्पेस है पेज मार्जिन और टेक्स्ट के दरमियान में। पेज मार्जिन करना चाहे कर ले, पेज मार्जिन के दरमियान में स्पेस है किसके दरमियान में, देखिए मिसाल के तौर पे ये हमारा जो है ना जी क्या है, पेज मार्जिन यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन हमारा टेक्स्ट जो है वो यहाँ से शुरू हुआ है। ये जो स्पेस रह गई दरमियान में ये वाली, पेज मार्जिन तो यहाँ से है ना, टेक्स्ट यहाँ से शुरू होना चाहिए था, लेकिन हमारा शुरू हो रहा है यहाँ से। ये जो दरमियान में स्पेस रही, ये क्या था, इंडेंटेशन था। ये क्या था, इंडेंटेशन था। ये हम यहाँ से समय में मतलब 5 दफा चाहिए होता था कि मिसाल के तौर पे, चलो मैं यहीं से शुरू कर लेता हूँ, हमारा टेक्स्ट यहीं से शुरू हो गया, चलता गया चलता गया चलता गया, यहाँ भी चलता गया चलता गया, यहाँ भी चलता गया। जब नया पैराग्राफ शुरू होता है ना, हम क्या करते हैं, यहाँ सेंटर से शुरू करते हैं। नया पैराग्राफ ऐसे शुरू होगा, ऐसे चलते जाएगा, और बाज़ दफ़ा पैराग्राफ को हमें सेंटर में एंड करना होता है। ठीक है, तो ये जो खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया, नया पैराग्राफ लाइन के सेंटर में से शुरू किया, और लाइन के एंड में अगर हमने एंड कर दिया तो ये हमने क्या किया, पैराग्राफ की इंडेंटेशन कर दी कि जो भी हमारा पैराग्राफ है हम उसे कर देंगे ऐसे मैनेज, जो भी पैराग्राफ है वो यहाँ से शुरू होना चाहिए हमारा। तो कोई भी पैराग्राफ है फिर हमारा यहाँ से शुरू होगा सेंटर में, जहाँ उसे एडजस्ट कर देंगे इंडेंटेशन को, वहीं से हमारा पैराग्राफ शुरू हो जाएगा। इसमें आप लाइन को भी कर सकते हैं सेट। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है पहली लाइन यहीं से शुरू होती है, बाकी सारा टेक्स्ट आगे से शुरू होता है।
इससे हम हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। इंडेंटेशन बेसिकली क्या, आप समझ आइए आपको इंडेंटेशन क्या होती है। ये स्पेस होती है पेज मार्जिन के दरमियान में से और टेक्स्ट के दरमियान में जो स्पेस खाली होती है वो क्या कहलाएगी हमारे पास, इंडेंटेशन कहलाएगी या इंडेंट कहलाएंगे इसे हम। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास हैंगिंग इंडेंट के बारे में पूछता है, ये मशहूर है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की पूछेगा, कंट्रोल प्लस एम हो जाएगी हमारे पास, कंट्रोल प्लस एम कह रहा हूँ, कंट्रोल प्लस टी हो जाएगी, कंट्रोल प्लस टी हो जाएगी हमारे पास हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की। हैंगिंग इंडेंट होती क्या हमारे पास, इंडेंट एक्सेप्ट फर्स्ट लाइन। हम इसमें क्या करते हैं हैंगिंग इंडेंट के अंदर, हम इसमें हर लाइन के ऊपर इंडेंट लगा देते हैं सिवाय पहली लाइन के। हैंगिंग इंडेंट में होता ये है कि हमारी पहली लाइन तो शुरू होगी मार्जिन से, बाकी मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ लगा दिया है तो सारे का सारा टेक्स्ट हमारा यहीं से शुरू होगा, जहाँ हमने उसे खड़ा किया है ना तो वहीं से शुरू होगा सारा टेक्स्ट, पीछे सारा खाली रह जाएगा, पीछे सारा खाली हो जाएगा, वहीं से शुरू होगा सारे का सारा टेक्स्ट इस तरह से, क्योंकि हमने हैंगिंग इंडेंट यहाँ लगा दिया तो पहली लाइन तो मार्जिन से शुरू होगी, लेकिन बाकी जो लाइन है वो जहाँ हमने इंडेंट लगाया है वहीं से शुरू हो जाएगी। समझिए आपको, तो ये कौन सा इंडेंट है, हैंगिंग इंडेंट है। इसकी शॉर्टकट की पूछेगा आपसे, कंट्रोल प्लस टी। अच्छा, इसमें इंडेंटेशन क्यों इंक्रीज करना और डिक्रीज करना पूछेगा आपसे। इंक्रीज इंडेंट, इसकी शॉर्टकट की हमारे पास से कंट्रोल प्लस एम हो जाएगी, और डिक्रीज इंडेंट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम हो जाएगी। ये बस 3 शॉर्टकट की याद करनी है आपने इसमें। इंडेंट आपने बढ़ाना है, आगे लेके जाना है तो आप उसे कर्सर से पकड़ के आगे पीछे कर सकते हैं माउस से। दूसरा ये है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस एम से इंडेंट इंक्रीज होता चला जाएगा, इंडेंट को आपने डिक्रीज करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम हो जाएगा। ठीक है, हैंगिंग इंडेंट का ही पूछा है अभी तक उसने पेपर में, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है ये पूछा हुआ है बस। आपको इंडेंटेशन का पता होना चाहिए, क्या होता है जहां से हमारा टेक्स्ट शुरू हो रहा है उसके दरमियान में और मार्जिन के दरमियान में जो गैप है उसे क्या कहेंगे हम, इंडेंट कहेंगे। दोनों साइड पर, लेफ्ट में भी हो सकता है या राइट में भी लगा सकते हैं। इंडेंटेशन लेफ्ट इंडेंट भी होता है, राइट इंडेंट भी होता है, टॉप इंडेंट भी कह लें इसे आप, पैराग्राफ इंडेंट कह लें इसे, फर्स्ट लाइन इंडेंट भी होता है इसमें। तो 3-4 टाइप हैं, ज़्यादातर इसके बारे में सवाल नहीं बनते, बस ये हैंगिंग इंडेंट वाला सवाल बना है तो आपको इसलिए इंडेंट के बारे में बताना ज़रूरी था कि ये क्या होता है। हाँ जी, क्लियर हो गया, मुझे बता दें जी बेटा। इंडेंट समझ आई कि नहीं आई, हाँ जी, इंडेंट की समझ आई कि नहीं आई। आवाज का इशू था जी बेटा, आगे चले, इसे अरेंज कर दूं। चलो अलाइनमेंट को देख लेते हैं, अब थोड़ा सा अलाइनमेंट को देख लेते हैं। अलाइनमेंट में हमारे पास अलाइनमेंट भी हमारे पास 4 तरह की होती हैं। नंबर 1 हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट, नंबर 2 हमारे पास राइट अलाइनमेंट, नंबर 3 हमारे पास सेंटर्ड अलाइनमेंट, सेंटर्ड अलाइनमेंट, और नंबर 4 है हमारे पास जस्टिफाइड।
जस्टिफाइड क्या देगा, सिंपली या जस्टिफाइड अलाइनमेंट भी कह सकता है। चार तरह की हमारे पास अलाइनमेंट होती है। कितनी तरह की अलाइनमेंट होगी, चार तरह की अलाइनमेंट होगी। अलाइनमेंट का लफ्जी मतलब क्या होता है, अलाइनमेंट का मतलब होता है कि हमारा टेक्स्ट किस साइड से अरेंज हो रहा है। अलाइनमेंट का मतलब होता है अरेंज, अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट की अरेंजमेंट। ये हमारे पास अगेन वर्ड का डॉक्यूमेंट है, इसमें हमारे पास ये पैराग्राफ हैं कुछ, ठीक है। अब इसमें टेक्स्ट कैसे अलाइन होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट, ये हमारे पास राइट साइड हो गई, ये हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट हो गई, ठीक है। तो लेफ्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट जो है हमारा लेफ्ट साइड से अलाइन होना शुरू होगा, यहां से इधर से। इस तरह से, मतलब ये जो राइट साइड, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट अलाइनमेंट है ना, टेक्स्ट राइट साइड से प्रॉपर अलाइन होगा, तरतीब से होगा, अरेंज होगा। मतलब इधर देखिए लाइन यहाँ खत्म हो रही है, दूसरी यहाँ खत्म हो रही है, तीसरी यहाँ खत्म हो रही है, इधर से इवन नहीं है अरेंजमेंट, इधर से टेक्स्ट अलाइन नहीं है बल्कि इधर से अलाइन है, लेफ्ट साइड से। जो भी आप टाइप करते हैं तो इधर से वो टाइप होना शुरू होता है, तो क्या होगा, लेफ्ट अलाइन होगा, और टेक्स्ट जो है लेफ्ट साइड से, ये साइड भरेगी तो टेक्स्ट दूसरी साइड में जाएगा, अगर ये साइड खाली है तो टेक्स्ट दूसरी साइड में जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे टेक्स्ट आएगा वो लेफ्ट साइड में अलाइन होता चला जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट। बाय डिफॉल्ट यही अलाइनमेंट होती है। इसमें सवाल यही पूछेगा कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास कौन सी अलाइनमेंट होती है वर्ड में, तो लेफ्ट अलाइनमेंट होती है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास कौन सी अलाइनमेंट होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट होती है। टेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर अलाइन होता है लेफ्ट साइड से, और जो दूसरी साइड होती है वो क्या होती है, अनइवन होती है, एक जैसी नहीं होती, उस साइड से अलाइन नहीं होती, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की हमारे पास Ctrl+L है, एल से लेफ्ट अलाइनमेंट, एल से लेफ्ट अलाइनमेंट। फिर हमारे पास राइट अलाइनमेंट है, इसमें टेक्स्ट राइट साइड से अलाइन होना शुरू, इधर से, यहाँ से। इस तरह से होगा, मतलब अब ये वाली साइड अलाइन है, जो भी टेक्स्ट आएगा वो इस साइड से अलाइन होना शुरू होगा। ये वाली साइड कभी लाइन यहाँ खत्म हो रही है, कभी यहाँ खत्म हो रही है, कभी यहाँ खत्म हो रही है, तो इस ये जो दूसरी साइड है ये अलाइन नहीं होगी, बल्कि राइट साइड क्या होगी, अलाइन होगी, तरतीब से टेक्स्ट इस साइड से अलाइन होना शुरू होगा। उर्दू की जो राइटिंग कर रहे होती है तो टेक्स्ट इधर से अलाइन होता है, इधर लाइनें कोई आधी रह जाती है, कोई पूरी हो जाती है, कोई नहीं होती है, ठीक है। इसमें टेक्स्ट हमारे पास राइट साइड पे अलाइन होगा, शॉर्टकट की Ctrl+R हो जाएगा, आर से राइट, एल से लेफ्ट हो जाएगा। यहां तक समझ आ गई आपको। उसके बाद है हमारे पास सेंटर्ड अलाइनमेंट, उसके बाद हमारे पास सेंटर्ड अलाइनमेंट की शॉर्टकट की पूछता है, इसे मैं ऐड कर देता हूं। सेंटर्ड का पूछता है सबसे ज्यादा, राइट और लेफ्ट का तो अंदाजा भी लगा लेते हैं आप, आर से और एल से। इसमें देखिए हमारे पास टेक्स्ट जो है सेंटर से अलाइन होना शुरू होगा, इसमें सेंटर से अलाइन होना शुरू होगा, सेंटर से, यहां से शुरू होगा, एक लफ्ज यहाँ आया है दरमियान में, फिर एक इधर आया है अली, तो इधर भी अली, इधर इज आया है तो इधर भी इज, मतलब सेंटर से दोनों तरफ अलाइन होना शुरू होगा, मिडल से, सेंटर से।
दोनों तरफ बराबर चलेगा, दोनों तरफ बराबर चलेगा। इसीलिए सेंटर्ड अलाइनमेंट कहा गया। इसकी शॉर्टकट की पूछता है, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस सी नहीं है। कभी समझे सेंटर, सी से सेंटर तो कंट्रोल प्लस सी कर दें। कंट्रोल प्लस सी क्या होता है? कॉपी के लिए होता है। कंट्रोल प्लस सी क्या होता है? कॉपी के लिए होता है। तो ये क्या है? कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की है सेंटर्ड अलाइनमेंट के लिए। जो टेक्स्ट है हमारा वो सेंटर से दोनों तरफ अलाइन होना शुरू होगा। ये भी अनइवन हो सकती है साइड, ये भी अनइवन हो सकती है साइड, कोई इशू नहीं है। जस्टिफाइड में हमारे पास क्या होता है? टेक्स्ट प्रॉपर दोनों साइड से अलाइन होता है। वो दरमियान में स्पेस छोड़ देगा ग्लव्स के दरमियान में इस तरह से ज्यादा, लेकिन साइडें दोनों अलाइन होंगी, ये लेफ्ट वाली भी और राइट वाली भी। जस्टिफाइड होगा। जस्टिफाइड में क्या होगा? दोनों साइड से अलाइन होगा टेक्स्ट। दरमियान में एक वर्ड और दूसरे वर्ड के दरमियान में स्पेस वो कम ज्यादा कर सकता है ऑटोमेटिकली। जस्टिफाइड अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस जे इसकी शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस एल। अलाइनमेंट के बारे में आपको कुछ समझ आया कि हमारा जो टेक्स्ट है वो कौन सी साइड से अलाइन होना शुरू होगा, तरतीब में लगना शुरू होगा आगे। ये हमारे पास क्या कहलाएगी? अलाइनमेंट। सेंटर्ड अलाइनमेंट जो है ये हमेशा टाइटल्स के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए टाइटल के लिए पूछ लगा, टाइटल के लिए कौन सी अलाइनमेंट यूज करते हैं? ठीक है, टाइटल के लिए सेंटर्ड अलाइनमेंट होती है और बाय डिफॉल्ट हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट होती है। ये दो सवाल यहाँ से बनते हैं और तीसरा सवाल इसकी शॉर्टकट की का बनता है, कंट्रोल प्लस ई का, और चौथा कंट्रोल प्लस जे का भी बनता है। यहाँ तक मुझे बता दें, कुछ आपको समझ आ गया? आगे चलूँ मैं अलाइनमेंट के बाद? हाँ जी, बता दें मुझे। फिर हम लाइन स्पेसिंग को देख लेते हैं। यहाँ तक मुझे बता दें। अलाइनमेंट के बाद हम लाइन स्पेसिंग को देख लेते हैं जी। लाइन स्पेसिंग आपको नाम से आइडिया हो रहा है, एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान में जो स्पेस है ये वाली, ये कितनी होनी चाहिए? एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान में वर्टिकली जो डिस्टेंस है ये क्या है? लाइन स्पेसिंग है। इसमें हमारे पास तीन तरह की लाइन स्पेसिंग यूज होती है। नंबर 1 सिंगल स्पेस, नंबर 2 डबल स्पेस, नंबर 3 1.5 स्पेसिंग। तीन तरह की स्पेस हमारे पास होती है लाइन स्पेसिंग। सिंगल स्पेस, डबल स्पेस और 1.5 स्पेसिंग कहा गया इसे। इनकी शॉर्टकट की पूछता है वो ज्यादातर सिंगल स्पेस की या फिर 1.5 स्पेस की पूछता है वो हमसे शॉर्टकट की। ठीक है, सिंगल स्पेस की जो शॉर्टकट की है हमारे पास कंट्रोल प्लस 1 है, सिंगल है, 1 से आपको आइडिया हो रहा है, तो सिंगल स्पेस हो गया इसके दरमियान में। डबल स्पेस की जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस 2 है, और 1.5 की जो शॉर्टकट की है ये पूछी है उसने बार बार, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो आप अंदाजा भी लगा लेती हैं, सिंगल है तो 1, डबल है तो 2। इसकी हमारे पास है कंट्रोल प्लस 5। शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस 5 है। तो जितना आप कर बस में स्पेस रखना चाहे आपकी मर्जी है। जनरली सिंगल स्पेस यूज होती है प्रोफेशनल जो लेटर होते हैं,
ठीक है, उनमें इसे बाय डिफॉल्ट जो लाइन स्पेसिंग है उसके तौर पे भी लिया गया था स्टार्ट में, लेकिन अब जो है 1.15 जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग यूज़ की जा रही है कुछ वर्जन में, कुछ में 1.08 स्पेसिंग भी यूज़ की जा रही है। इसे भी सिंगल स्पेस ही कहेंगे, सिंगल में बाय डिफ़ॉल्ट आजकल ये भी इस्तेमाल हो रही है, ये भी हो रही है और ये भी हो रही है, सिंगल स्पेस भी इस्तेमाल हो रही है। पिछले दिनों सवाल पूछा गया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइन स्पेसिंग है वो कितनी है, 1.15, ये इसका सही आंसर था, 1.15। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर आप सिंगल स्पेस भी कर सकते हैं। ये डबल स्पेस की शॉर्टकट की और ये 1.5 जो स्पेसिंग है उसकी जो शॉर्टकट किया कंट्रोल प्लस हमारे पास 5 हो जाएगा। इधर 5 है तो इधर भी 5 कर लें। ये एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान में वर्ड की जो फाइल है उसमें स्पेस होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो लाइन स्पेसिंग आपको क्लियर हो गई। उसके बाद हमारे पास एक टर्म यूज की जाएगी वर्ल्ड रैप। वर्ल्ड रैप की एक जो है टर्म यूज की जाएगी वो भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। वर्ल्ड रैप लिखें जरा, वर्ल्ड रैप कहे या फिर रैपिंग कहे, आपकी मर्जी है उसकी, रैप या फिर रैपिंग। ये बेसिकली एक खासियत है, वर्ल्ड के अंदर एक स्पेसिफिकेशन डाली गई वर्ल्ड रैप की या वर्ल्ड रैपिंग। उसमें होता ये है कि जैसे हमारी लाइन एंड होने लगती है, मिसाल के तौर पे ये लाइन थी हमारी, ये चलती जा रही थी चलती जा रही थी, मैं आखिरी लफ्ज लिख रहा था एलिफेंट, ELEP। अब लाइन खत्म होगी, सिर्फ 4 करेक्टर आए एलिफेंट के, बाकी जो थे HENT 4 अगली लाइन पे शिफ्ट हो जाएंगे। साफ ज़ाहिर है 4 आए ना, यहाँ 4 की स्पेस तो थी, बाकी 4 अगली लाइन पे शिफ्ट हो जाने चाहिए थे, होना तो यही चाहिए था ना, यहाँ से डैश करके, लेकिन ये होता नहीं है। जैसे लाइन खत्म होने लगती है, पूरे का पूरा वर्ल्ड अगर लाइन पे ना आ रहा हो तो क्या होता है कि पूरा वर्ल्ड जो अगली लाइन पे शिफ्ट हो जाता है। ये नहीं होगा कि 4 करेक्टर इधर आ गए 4 इधर आ गए तो उससे हमारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी, उससे हमारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी, आधा लफ्ज इधर है आधा इधर है। तो होता क्या है कि पूरे का पूरा लफ्ज जो है एलिफेंट वो अगली लाइन पे शिफ्ट हो जाता है। इस खासियत को क्या कहते हैं, वर्ल्ड रैपिंग कहते हैं। वो इसी बात को स्टेटमेंट में लिखिएगा कि लफ्ज टूटता नहीं है, बल्कि वो सारे का सारा लफ्ज जो है वो अगली लाइन पे शिफ्ट हो जाता है। इस खासियत को, स्पेसिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, इस तरह से हो गएगा। तो क्या कहते हैं उसे हम वर्ल्ड रैपिंग कहते हैं, या फिर वर्ल्ड रैप, रैप WRAP। इसमें हमारे पास लाइन खत्म होने पे वर्ल्ड टूटता नहीं है, बल्कि वो अगली लाइन पे शिफ्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। समझ आ गई कि नहीं आई? अब इसमें सेव और सेव एज के बारे में भी आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, मैं बता देता हूँ अगेन। सेव और सेव एज, एक तो इनकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस से हमारे पास सेव हो जाएगा, और सेव एज की हमारे पास है F12। F12 की जो शॉर्टकट की है वो सेव एज के लिए है, और सेव के लिए है कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस जो है सेव जो होता है इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आपने कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंट है आपके पास, वो सेव था, आपने उसे क्या किया, अपडेट किया। आपने उसे अपडेट किया मतलब उसमें कोई गलती ठीक की या उसमें कोई एडिशन की, और आपने क्या किया, उसे सेव कर दिया। वो वही डॉक्यूमेंट वहीं पे क्या हो गया, अपडेट हो गया। पिछला जो गलती थी वाला डॉक्यूमेंट था वही अपडेट हो गया, वहीं पे वही लोकेशन रही जो पहले से थी, ऑलरेडी अपडेट हो जाएगा। और कहाँ पे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग
लोकेशन के ऊपर, जो पहले ऐसे लोकेशन थी वहीं पे जो है वो अपडेट हो गया और उसी में वो टेस्ट अगर एक्स्ट्रा और आपने काम किया तो उसी में सेव होता रहेगा। ठीक है, सेम लोकेशन और सेम फाइल उसी के अंदर वो सेव होता रहेगा। ठीक है, सेव एज में होता ये है कि आपने कुछ एडिटिंग की, कुछ सेटिंग की, ठीक है, इजाफा किया, तो जैसे ही आप F12 दबाते हैं या सेव एज करते हैं तो आपसे फ़ौरन वो एक इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। वो कहता है जी, सबसे पहले आपसे लोकेशन पूछता है जी किधर सेव करना है जी। आप क्या करते हैं, कोई भी लोकेशन दे देते हैं उसे, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करते हैं, कोई भी नाम भी नया न्यू नेम लिखिएगा, न्यू नेम के साथ सेव करते हैं और न्यू लोकेशन पे करते हैं। दूसरे अल्फाज में हम डुप्लीकेट तैयार कर लेते हैं। पहले वाला भी मौजूद होता है इसमें सेव एज में, पहले वाला टेक्स्ट में रह जाए जो था जैसे था एज इट इज। ठीक है, जैसे आप F12 करेंगे तो वो पूछेगा जी किधर सेव करना है, नया नाम के साथ नई लोकेशन के साथ। पहले वाला भी था किस्म का हम डुप्लीकेट तैयार कर लेते हैं। आप लोकेशन चेंज करके कहीं और सेव कर सकते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में, सेव में और सेव एज में। समझ आ गया आपको दोनों में डिफरेंस? सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, बता दें मुझे। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, उसके बाद हमारे पास ऑटो टेक्स्ट है, स्पेल चेक है और मेल मर्ज है। इसे मैं रेस कर देता हूँ। मेल मर्ज का सवाल पूछेगा वो आपसे। चलें स्पेल चेक कर लें। स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की F7 है हमारे पास। आपको पता है कि हम जब किसी की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ जनवरी के स्पेलिंग JANVERY, तो नीचे क्या होगा, इस तरह से रेड अंडरलाइन कर देगा। क्या करेगा उसे, वो रेड अंडरलाइन कर देगा। जिसके स्पेलिंग ठीक नहीं है तो जब आप इस रेड अंडरलाइन को ख़त्म करने लगेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं कि जी आपने इसे चेंज करना है या इसे आपने जो है ना जी इग्नोर करना है, चेंज या रिप्लेस कर ले। चले, आपने इग्नोर करना है या फिर ऐड टू डिक्शनरी, ऐड टू डिक्शनरी करना है। ये 3 ऑप्शन देता है। आप उसे चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिप्लेस कर दें सही स्पेलिंग के साथ। जनवरी JNUARY, जनवरी, ये स्पेलिंग ठीक है, तो आप इसे चेंज कर दें, इसके साथ रिप्लेस कर दें सही स्पेलिंग के साथ। ये नहीं करते तो इग्नोर कर देंगे, तब भी ये लाइन खत्म हो जाएगी। ऐड टू डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, वो जो गलत स्पेलिंग आपने लिखी है उसे आप अपने डिक्शनरी में ऐड कर देंगे। अगली दफ़ा जब वो आप गलत स्पेलिंग लिखेंगे तो वो आपको मिस्टेक नहीं दिखाएगा, रेड अंडरलाइन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसी गलत स्पेलिंग को ऐड कर दिया डिक्शनरी में, डिक्शनरी के पास वो लफ्ज़ पहुंच गया, अब वो मिस्टेक नहीं दिखाएगा। डिक्शनरी कौन सी यूज़ होती है? हमारे पास यूएस बेस होती है। पूरे कंप्यूटर के अंदर जो हमारे पास लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है इंग्लिश या डिक्शनरी, यूएस बेस, यूएसए बेस होती है, क्योंकि ये अमेरिकियों ने बनाया है, अमेरिकियों ने इस कंप्यूटर को, तो वो अपनी लैंग्वेज यूज़ करेंगे। अब हमारी उर्दू लैंग्वेज तो नहीं इस्तेमाल करनी ना उन्होंने। ब्रिटिश इंग्लिश भी है, ब्रिटिश इंग्लिश क्यों इस्तेमाल करेंगे भाई, वो जब बनाया हुआ उनका है सिस्टम सारा। सवाल बना है कौन सी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है डिक्शनरी में, तो यूएस बेस। ये 3-4 ऑप्शन होते हैं। इसके अलावा ना 1-2 अंडरलाइन और होती हैं, 3-4 अंडरलाइन होती है हमारे पास, वो भी बता देता हूँ आपको। एक तो रेड अंडरलाइन मैंने आपको बताई दिया, रेड अंडरलाइन किस लिए होती है? स्पेल चेक के लिए होती है, स्पेल चेक के लिए ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं।
दूसरी होती है हमारे पास ग्रीन अंडरलाइन। जी से ग्रीन, जी से ग्रामर मिस्टेक। अगर आपके सेंटेंस के अंदर ग्रामर की मिस्टेक है तो ग्रीन अंडरलाइन होगी। ऐसे क्या होगी जी? ग्रीन कलर में अंडरलाइन होगी। रेड अंडरलाइन है तो समझ जाएंगे आपके स्पेलिंग में मिस्टेक है। तीसरी भी एक लाइन होती है ब्लू लाइन। ये किस लिए होती है, कौन बताएगा मुझे? एक ब्लू लाइन भी होती है। हाँ जी बताइएगा, कौन सी होती है, किस लिए होती है? पूछा है सवाल पेपर में। ब्लू लाइन होती है हमारे पास कंटेक्सचुअल मिस्टेक। कंटेक्सचुअल मिस्टेक, कंटेक्स्ट से निकला है, कंटेक्सचुअल मिस्टेक। इसका मतलब ये है कि एक सेंटेंस लिखा हुआ था, देयर इज अ बॉय इन द पार्क, और ग्रीन ब्लू लाइन दे रहा है। वो कहाँ पे? यहाँ पे। पता है जी यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ये ब्लू लाइन है। क्या है यहाँ पे? ब्लू लाइन दे देगा। अब स्पेलिंग THEIR देर, आपने देर के स्पेलिंग ठीक लिखे हुए हैं, फिर भी मिस्टेक दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो ये बताना चाह रहा है कि भाई यहाँ जो THERE देयर जो है ये वाला ठीक है, कंटेक्स्ट में फिट नहीं आ रहा था देयर, THEIR देयर, बल्कि ये वाला देयर यहाँ फिट आएगा। देयर इज अ बॉय इन द पार्क, लड़का है पार्क में। कंटेक्स्ट की मिस्टेक थी कि स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं थी। देयर ये भी ठीक है, देयर वो भी, स्पेलिंग दोनों के ठीक है। इस कंटेक्स्ट के अंदर वो जो देयर है वो फिट नहीं आ रहा था, वो वाला स्पेलिंग जो हुआ था, तो इसे क्या कहेंगे? कंटेक्सचुअल मिस्टेक कहेंगे। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे THERE, देयर हाउस इज ब्यूटीफुल। अब वो ये वाली मिस्टेक दे देगा कि भाई ये देयर हाउस, उनका घर, तो यहाँ पे THEIR देयर आना चाहिए था, ना कि THERE देयर। कंटेक्स्ट की मिस्टेक हमें देगा वो, इसीलिए हमने इसे क्या कहा? कंटेक्सचुअल मिस्टेक कहा। उसके लिए ब्लू लाइन होगी। आखिरी बात इसमें हमारे पास है मेल मर्ज की। फिर हम कुछ शॉर्टकट की देखेंगे, वर्ड में जो शॉर्टकट की यूज होती है, फिर हम उन्हें देखेंगे। मेल मर्ज की हेडिंग दे लें जी, मेल मर्ज। मेल मर्ज हम करते क्यों हैं? पहले तो आपको मेल मर्जिंग या मेल मर्ज, और इसके हमेशा दो पार्ट होते हैं। नंबर 1 हमारे पास मेन डॉक्यूमेंट या फाइल कह लें इसे आप। नंबर 2 हमारे पास है डाटा सोर्स, डाटा सोर्स या डाटा फाइल कह देगा वो आपको। पूछेगा कि मेल मर्ज के कितने पोर्शन हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, इस तरह से कहेंगे। दो पार्ट होंगे हमेशा मेल मर्ज में, मेन डॉक्यूमेंट, दूसरा होगा डाटा सोर्स या डाटा फाइल। मेल मर्ज करते क्यों है? आपने, आपके किसी, चले आपकी खुद की शादी है। अब शादी है तो आपने एक शादी कार्ड बनाया, इनविटेशन कार्ड। अब वो आप भेजना चाहते हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं उनकी पूरी लिस्ट है। अब वो जो कार्ड है वो तो एक ही है, सेम है, उस पर ये लिखा गया जी, आपके रिश्तेदारों के नाम लिखे गए, आपके लिखे गए हैं जी, हम जो है ना जी बड़ा आपका इंतजार करेंगे, जरूर शिरकत करें, और आपका आना हमारे लिए बायसे फख्र होगा, फला फला फला, कुछ भी। एक आपका पूरा टेक्स्ट है, एक आपके रिश्तेदारों की लिस्ट है,
वो जो टेक्स्ट है वो आपका मेन डॉक्यूमेंट है। वो क्या आपका मेन डॉक्यूमेंट है जो आपने भेजना है सबको। वो जो आपके रिश्तेदारों की लिस्ट है वो डेटा सोर्स है, डेटा फाइल है। वो क्या है? डेटा सोर्स है, डेटा फाइल है। आप क्या करेंगे? उधर से लेटर निकालेंगे, इधर से लिस्ट में से एक नाम लिखेंगे ऊपर और भेज देंगे। उधर से आया लेटर, दोबारा से वही, इधर से दूसरा नाम आया, ऊपर लिखा, भेज दिया। तो ये आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली मेल मर्ज कर रहे हैं, मेल मर्जिंग का काम कर रहे हैं। इन दोनों को आप मर्ज करते जा रहे हैं। जब आपका रिजल्ट आएगा रिकमेंडेशन का, जब आप फाइनली रिकमेंड हो जाएंगे तो आपके घर एक लेटर आएगा कि जी मोहतरम अली साहब, आप रिकमेंड हो गए हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके फलां डेट तक आप फलां ऑफिस में पहुंचे। अब सबको 20 लोग थे, 20 लोगों को लेटर आया, तो 20 को जो भेजा गया लेटर सेम होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ नाम उस पर क्या होगा, चेंज होगा। वो जो लेटर उसने लिखा कमीशन ने, वो क्या था? आपका मेन डॉक्यूमेंट था, मेन फाइल थी। और वो जो कैंडिडेट की लिस्ट थी 20 लोगों की, वो क्या थी? उसका डेटा सोर्स था। वहां से उसने नाम उठाया, उस पर उसने जो डॉक्यूमेंट था उसके ऊपर लगा दिया और भेज दिया आपको। फिर आपने दोबारा से वही डॉक्यूमेंट लिया, उसके ऊपर उसने क्या किया? वही दूसरा नाम लिखा, भेज दिया। तो ये सारा कुछ हम किस में कर रहे होते हैं? मेल मर्जिंग में कर रहे होते हैं। यही आपका मेल मर्ज है। आपका क्या है? मेल मर्ज है। वो पूछेगा डेटा मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है, डेटा सोर्स क्या होता है, इसके बारे में डिफरेंस पूछेगा वो आपसे। समझ आ गई आपको? मेल मर्ज के बारे में बस यही कुछ है। और इसके अलावा इसमें अब क्या रह गया? हाँ, इसमें हेडर फुटर कर लें, हेडर फुटर को देखने चले। इसमें हेडर फुटर को देख लें। उसके बाद कुछ शॉर्टकट की हैं वो कर याद करवाऊंगा मैं आपको, इंशाल्लाह हो जाएंगे। वर्ड की बहुत सारी शॉर्टकट की हैं। हेडर फुटर, हेडर आपको हेड से आइडिया हो रहा है, फुटर आपके पाँव से आइडिया हो रहा है। हाँ जी, हेडर फुटर, हेडर और फुटर। जो पेज का अक्सर आप देखते हैं यहाँ, पेज के बिल्कुल टॉप के ऊपर या तो पेज नंबर लिखा होता है, या तो बुक के राइटर शाइटर का नाम होता है, या कंपनी का नाम लिखा होता है कुछ ना कुछ, या एंड के ऊपर भी हो सकता है, पेज नंबर भी हो सकता है, कंपनी का लोगो नेम शेम कुछ भी हो सकता है। तो फुटर पाउंड, फुट, हेडर सर। वो ये कहता है कि हेडर और फुटर हम अप्लाई करते हैं बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट नंबर 1, एवरी पेज, इवन पेज, ऑड पेज, जी, सेलेक्टेड पेज। इस तरह से वो आपको 4 ऑप्शन देता है। बाय डिफॉल्ट हेडर फुटर अप्लाई होता है एवरी पेज के ऊपर, हर पेज के ऊपर हेडर फुटर अप्लाई होता है बाय डिफॉल्ट। आपकी मर्जी, आप अप्लाई करें या ना करें, इवन पे करें, ऑड पे करें, सिलेक्टेड पेज पे करें, आपकी मर्जी है। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है हर पेज के ऊपर हेडर फुटर अप्लाई होगा। इसका दूसरा सवाल इस तरह से बनाया कि कंपनी का लोगो या नेम जो है वो किधर आएगा? वो हेडर में भी हो सकता है, फुटर में भी हो सकता है। हेडर फुटर में क्या लिखते हैं हम? कंपनी का नाम, लोगो, कोई पेज नंबर है, कुछ और है, वो हम या तो हेडर में डाल सकते हैं या फिर फुटर में डाल सकते हैं। समझ आ गई आपको हेडर फुटर की कि नहीं है? अब जरा शॉर्टकट की देखें, अब जरा शॉर्टकट की देखें। कुछ शॉर्टकट की हैं, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ आ जाएंगे आपको। थोड़ा सा इंटरेस्ट और अपना जो दिमाग है
वो मेरी तरफ रखना है, इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे, वरना ये जो शॉर्टकट की हैं आपको कभी याद नहीं होगी। अगर आप रट्टा मार के याद कर भी लेंगे तो वो मिक्स हो जाएंगी। अगर आपने उन्हें याद कर भी लिया अभी रट्टा शट्टा लगा के तो वो मिक्स हो जाएंगी, इसीलिए तवज्जो दें, जरा समझ के पढ़ें, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है होम की और एंड की। जरा देखें, चार चार की को हम करेंगे, होम की, और दूसरी है हमारे पास एंड की। दो हो गई, हाँ जी। साथ में करेंगे हम कंट्रोल प्लस होम की, और साथ में करेंगे हम कंट्रोल प्लस एंड की। इस तरह से हम चार चार की को देखेंगे। मैं बना लेता हूं पेज। ये जी हमारे पास पेज है। चलें जी, होम की को देखें जी। आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ, मतलब ये कुछ लाइनें हैं। आपका जो टेक्स्ट, आपका जो कर्सर है, कर्सर का मैंने बता दिया था, थिन ब्लिंकिंग लाइन है। आपका कर्सर यहाँ सेंटर में मौजूद है या लाइन के किसी भी पोर्शन पे मौजूद है, ठीक है, किसी भी लाइन के अंदर। तो अगर आपने होम की प्रेस कर दी ना तो आपका कर्सर फौरन भाग के लाइन के स्टार्ट में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम होम की में? यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन। लाइन के बिगिनिंग में आ जाएगा। इस लाइन में था कर्सर, इधर था, इधर था, कहीं भी था, वो अपनी लाइन के शुरू में आ जाएगा। तो किधर आ जाएगा? होम की प्रेस करते ही आपका जो कर्सर है किधर पहुंच जाएगा? टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, अपने घर जो उस लाइन के स्टार्ट में। होम की, होम का मतलब घर। होम की क्या करता है? कर्सर को ले आता है कहाँ पे? लाइन के बिगिनिंग में। जिस लाइन में वो था, इस लाइन में था तो इधर आ जाएगा, इस लाइन में था तो अपने लाइन के स्टार्ट में आकर हो जाएगा, बाकी इधर से इधर पहुंच जाएगा। कब? जब हम होम की प्रेस करेंगे। इसी तरह से एंड की है हमारे पास। तो एंड की में हमारे पास क्या होता है? जो कर्सर है आपका, मिसाल के तौर पे यहां मौजूद था, किधर मौजूद था? यहां मौजूद था। जैसे ही आपने एंड की दबाई तो टू मूव, लिखते जाएं, कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन, लाइन के एंड में पहुंच जाएगा भाग के इधर। जैसे ही आपने एंड की प्रेस की ना, आपका कर्सर भाग के जाएगा, लाइन के आखिर पे जाकर खड़ा हो जाएगा। अब ये दो की समझे, होम की बिगिनिंग ऑफ द लाइन, एंड की एंड ऑफ द लाइन। ये आपको समझ आ गई? हाँ जी, ये समझ आ गई? चले जी, अब कंट्रोल प्लस होम की। अब हमने क्या क्या कंट्रोल भी साथ में कर दिया है। अब आपका जो कर्सर है, टू द मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट,
आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट था उसमें 1 पेज था, 2 पेज थे, 3 पेज थे, 4 पेज थे। जैसे आपने कंट्रोल के साथ होम की प्रेस की ना, आपका कर्सर भाग के किधर पहुंच गया, डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में पहुंच गया, टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। जैसे आपने कंट्रोल के साथ एंड की दबाया तो आपका कर्सर भाग के किधर पहुंचेगा, टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के आखिर में 1 पेज था, 2 था, 3 था, उसे छोड़ के भाग जाएगा, आखिर पे जाकर खड़ा हो जाएगा। 4 शॉर्टकट की क्लियर हुई कि नहीं हुई? सिर्फ होम की है तो बिगिनिंग ऑफ द लाइन, एंड की है तो एंड ऑफ द लाइन, आपका कर्सर पहुंच जाएगा। कंट्रोल के साथ होम की है तो अपने डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में पहुंचेगा। कंट्रोल के पास एंड की है तो डॉक्यूमेंट के एंड पे पहुंच जाएगा। ये इतनी सी बात है। इसी तरह से इन्हें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके करेंगे तो याद हो जाएंगी, नहीं करेंगे तो अभी तो 4 की है हमने, यहाँ पे और बात शादी करनी है, वरना ये मिक्स होंगे, खिचड़ी बनेगी और कभी नहीं होगी। आपसे याद ही उससे भी नहीं हुए थे, बड़े टाइम था। फिर इस तरह से मैंने इन्हें जोड़ बनाया। मैंने कहा यार कोई तो तरीका निकालना इन्हें याद करने का, मतलब अरेंज किया और क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अरेंज कर दिया, ठीक हो गया। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट की है पेज अप की और पेज डाउन की है। पेज अप और पेज डाउन की अक्सर वो पूछता है कि आपने एक पेज ऊपर जाना है तो उसकी शॉर्टकट क्या होगी, आपने एक पेज नीचे जाना है तो शॉर्टकट की क्या होगी, एक स्क्रीन अप जाना है, एक स्क्रीन डाउन जाना है, तो ये क्या होता है। देखिए जरा, पेज अप आपकी शॉर्टकट की है, दूसरी पेज डाउन की है। 2 शॉर्टकट की करें, पेज अप और पेज डाउन। इसके साथ फिर हम कंट्रोल प्लस पेज अप और इसके साथ हमारे पास कंट्रोल प्लस पेज डाउन, 4 शॉर्टकट की आपकी हो जाए। अक्सर आप लोग ये समझते हैं कि पेज अप करने से आपका कर्सर मूव कर जाता है 1 पेज अप, आप लोग यही समझते हैं, शायद ऐसा नहीं है। एक पेज ऊपर मूव नहीं करता, पेज डाउन से भी एक पेज डाउन मूव नहीं करता, ठीक है। तो पेज अप जैसे ही आप शॉर्टकट की दबाएंगे तो आपका 1 स्क्रीन अप, आपका कर्सर मूव करेगा 1 स्क्रीन अप, मूव द कर्सर 1 स्क्रीन अप, एक स्क्रीन अप चला जाएगा। और पेज डाउन में 1 स्क्रीन डाउन, आपका जो कर्सर है पूरा लिखना चाहे तो आपका कर्सर जो है मूव कर जाएगा 1 स्क्रीन डाउन नीचे की तरफ। अब स्क्रीन अप और स्क्रीन डाउन का क्या मतलब है, स्क्रीन अप और स्क्रीन डाउन का क्या, ठीक है। स्क्रीन अप का मतलब यह है कि जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पे अब आपको पूरा का पूरा ये सारा इतना सारा नजर आ रहा है, मैं इसे करता हूं बड़ा। अब मुझे बताएं, अब आपको क्या सारे का सारा नजर आ रहा है, सारे का सारा बोर्ड नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा। आपकी जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये आपका स्क्रीन है। स्क्रीन अप या स्क्रीन डाउन का मतलब ये है जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो अप चला जाएगा, जो बाकी बोर्ड नजर नहीं आ रहा मतलब ये जो नीचे वाला है ये ऊपर आ जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? स्क्रीन अप और स्क्रीन डाउन का मतलब ये है
कि ये पूरा बोर्ड है या पूरा पेज, चले पेज ले लिए, पूरा पेज है आपका, लेकिन आपको स्क्रीन पे इतना सा नजर आ रहा था। जैसे ही आपने पेज अप किया, ये वाला ऊपर चला गया, ये नीचे वाला बाकी आपके सामने आ गया। पेज एक ही है, पेज बोर्ड तो एक ही है ना, बोर्ड को समझे पेज। आपके पेज के ऊपर जो स्क्रीन पे नजर आ रहा था वो चला जाएगा ऊपर, जो नीचे वाला था वो ऊपर आ जाएगा। ये आपका वन स्क्रीन अप है। इसी तरह से वन स्क्रीन डाउन है कि जो आपको नजर आ रहा था वो नीचे चला जाएगा, वन स्क्रीन डाउन, एक स्क्रीन डाउन चला जाएगा। समझ आई कि नहीं है? जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो एक पेज है तो पूरा पेज ऊपर चला जाएगा, वो आधा पेज है तो आधा पेज ऊपर जाएगा, बाकी आधा आ जाएगा। समझ आ गई है कि नहीं आई? जो आपके स्क्रीन में नजर आ रहा था वही बस कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ठीक है, अब कंट्रोल प्लस पेज अप की जब बात करेंगे तो वन पेज अप है। अभी अब पूरे का पूरा एक पेज ऊपर जाएगा, चाहे वो आपको सारा नजर आ रहा था चाहे वो आधा नजर आ रहा था। अब पूरे का पूरा पेज मूव करेगा, ये नहीं है कि जो है ना जी जो स्क्रीन पे दिख रहा था वही जाएगा। इसी तरह से कंट्रोल प्लस पेज डाउन में पूरे का पूरा पेज डाउन जाएगा, चाहे वो आपको स्क्रीन पे सारा नजर आ रहा था या आधा नजर आ रहा था। दोनों में फर्क समझ आया कि नहीं आया? स्क्रीन अप में और पेज अप में फर्क समझ आया? वन स्क्रीन सिंपल अगर पेज अप है तो वन स्क्रीन अप जाएगा, उसके साथ कंट्रोल लगा दी तो पूरे का पूरा पेज ऊपर जाएगा। बात समझ आई कि नहीं है? हाँ जी बताएं जरा। सबसे ज्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि स्क्रीन अप कब करना है और पेज अप कब करना है। थोड़ा मेहनत भी थोड़ी, साथ में पेज अप के साथ कंट्रोल लग गया, हैवी हो गया, अब पूरा पेज ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कंट्रोल के साथ काम बढ़ेगा, काम बढ़ा है तो आपको कंट्रोल लगाना पड़ा ना, कंट्रोल करना पड़ा उसे। कुछ समझ आया कि नहीं आया? दोनों चीजें आपको हो गई क्लियर? 8 शॉर्टकट की अब आपकी तरह हो गई। आगे हमारे पास एरो की, आगे हमारे पास एरो की है, राइट और लेफ्ट की एरो की, वो देखेंगे हम, और उसके बाद हम चलेंगे आगे। हाँ लेफ्ट और राइट की एरो की हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास डिलीट की और बैक स्पेस की है। ठीक है, एरो की में आप देखें हमारे पास ऊपर वाली कर लेते हैं, चलें अप एरो की और डाउन एरो की। अप एरो की, डाउन एरो की। अप एरो की सिंपल है तो वन लाइन अप, वन लाइन अप। यहां कर्सर था, जैसे आपने अप एरो की दबाई इधर एक लाइन ऊपर पहुंच जाए, वन लाइन अप। डाउन एरो की में वन लाइन डाउन, वन लाइन डाउन, यहां था एक लाइन नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर इसके साथ कंट्रोल लगा दे, कंट्रोल प्लस अप एरो की, तो वन पैराग्राफ अप, आपका कर्सर एक पैराग्राफ ऊपर जाएगा। अगर कंट्रोल के साथ डाउन एरो की दबा देंगे तो आपका जो कर्सर है वन पैराग्राफ डाउन चला जाएगा। ये इसमें डिफरेंस है। एरो की कौन सी होती है, ये देखिए ना, ये वाले एरो की, ये वाली, ये ऊपर वाली एरो की है, ये नीचे वाली एरो की, ये अप है और ये डाउन है, ये अप है और ये डाउन है। ठीक है, ये राइट है और ये लेफ्ट है।
तो ये तो आसान सा है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये है कि राइट एरो की और लेफ्ट एरो की, फिर कंट्रोल के साथ भी है। ठीक है, राइट और लेफ्ट। चले, राइट एरो की, राइट एरो की और लेफ्ट एरो की, कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की। ठीक है, अब इसमें क्या होगा हमारे पास, चलो मैं इसे ऐसे कर देता हूं, आप कहेंगे सर ने खिचड़ी बना दी है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा ना, बस कोई मसला नहीं। जी, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, इसके साथ लेफ्ट के साथ कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की, यहां भी हमारे पास कंट्रोल प्लस राइट एरो की। लेफ्ट एरो की और राइट एरो की, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की और कंट्रोल प्लस राइट एरो की। अच्छा, अब देखें, अब आपने जो है ना जी यहाँ पे लिखा हुआ था अली इज अ गुड बॉय, अली इज अ गुड बॉय, आपका जो कर्सर था मौजूद था कहाँ पे जी, एस के बाद, इसके जो एस है इसके बाद मौजूद था। चलो, ये हमारे पास राइट साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट एरो की है तो आपका कर्सर मूव करेगा करेक्टर वन करेक्टर लेफ्ट, एक करेक्टर लेफ्ट करेगा। करेक्टर का मतलब एस आई ए, ये जो करेक्टर लिखे हुए हैं टेक्स्ट अल्फाबेट जो है, एक करेक्टर सिंपल अगर लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो एक करेक्टर लेफ्ट की तरफ आएगा, देखिए पीछे की तरफ आई और एस के दरमियान में आ जाएगा, आपका कर्सर यहाँ पहुंच जाएगा आई और एस, क्योंकि एस के बाद था तो एक करेक्टर लेफ्ट की तरफ उसने मूव करना है। इसी तरह से राइट एरो की में वन करेक्टर राइट, एक करेक्टर राइट की तरफ आगे की तरफ मूव कर जाएगा, मतलब ए के बाद पहुंच जाएगा, यहाँ इसके बाद था तो वो ए के बाद पहुंच जाएगा, एक करेक्टर राइट की तरफ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट एरो की वन करेक्टर लेफ्ट, राइट एरो की वन करेक्टर राइट की तरफ। जब कंट्रोल के साथ हम इसे करेंगे तो अब वन वर्ड, पूरे का पूरा एक लफ्ज लेफ्ट या फिर वन वर्ड राइट, अब पूरा वर्ड, क्योंकि कंट्रोल आ गया तो अब पूरा का पूरा वर्ड जो है, मिसाल के तौर पे आपका कर्सर था यहाँ पे बॉय के बाद, जैसे दबाया कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की तो आपका कर्सर बॉय के पहले, बी से पहले यहाँ पहुंच गया, पूरे का पूरा एक लफ्ज जो था उसने लेफ्ट की तरफ, वर्ड वन वर्ड लेफ्ट आपका कर्सर मूव करेगा। अगर यहां मौजूद था बी से पहले,
और आपने कंट्रोल प्लस राइट एरो की दबाया तो आपका कर्सर पहुंच गया बॉय के बाद। एक पूरे का पूरा वर्ल्ड जो है राइट की तरफ आपका कर्सर मूव कर जाएगा। इन चार में फर्क समझ आया? सिंपल एरो की दबाएंगे लेफ्ट की और की राइट की तो आपका एक कैरेक्टर लेफ्ट में या राइट में मूव करेगा कर्सर। अगर कंट्रोल के साथ करेंगे तो पूरे का पूरा एक वर्ल्ड मूव करेगा राइट में या फिर लेफ्ट में। इतनी सी बात है, समझ आई कि नहीं है? यहाँ डिलीट की और बैक स्पेस की इंपॉर्टेंट है, उसमें हमारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और वहां से वो सवाल भी जरूर पूछता है, वहां से वो सवाल भी आपसे जरूर पूछता है। वो जरा थोड़े से देख लेते हैं। डिलीट की, इसमें आपको ये तो क्लियर हो रहा है कि ये डिलीट के लिए इस्तेमाल होगी, और दूसरी होती है हमारे पास बैक स्पेस। इसके साथ जोड़े फिर कंट्रोल को, कंट्रोल प्लस डिलीट की, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की, चार ये हो जाएंगे आपकी। अब एक तो आपको क्लियर हो रहा है कि डिलीट होगा, इसमें कुछ ना कुछ डिलीट की जो है। तो डिलीट की में हमारे पास सिंपल डिलीट की दबाएंगे तो वन करेक्टर, एक करेक्टर डिलीट होगा किधर? राइट की तरफ, या फिर आफ्टर द कर्सर कहता है, आफ्टर द कर्सर। ठीक है, एक करेक्टर देखिए मिसाल के तौर पे वही हमारे पास बॉय के हमारे पास से पहले बी से पहले था हमारे पास कर्सर, जैसे मैंने डिलीट की दबाई तो उसके बाद वाला, उस कर्सर के बाद वाला आफ्टर द कर्सर, उसके बाद वाला, उसके राइट वाला, राइट वाली साइड ये है, ये जो बी है ये डिलीट हो जाएगा। सिर्फ डिलीट की से उसके आगे वाला आफ्टर द कर्सर राइट साइड वाला जो करेक्टर है वो पूरे का पूरा उड़ जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगर उसे कंट्रोल के साथ मिला के डिलीट की दबाएंगे तो पूरे का पूरा वर्ल्ड, वन वर्ल्ड, पूरे का पूरा वर्ल्ड डिलीट हो जाएगा। इधर राइट वाला या फिर आफ्टर द कर्सर, कर्सर के बाद वाला पूरे का पूरा बॉय उड़ जाएगा। कर्सर के बाद वाला अगर एक करेक्टर उड़ाना है तो सिर्फ डिलीट की दबाएं। एक पूरे का पूरा वर्ड उड़ाना है आपने, डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ डिलीट की को इस्तेमाल करें। दोनों तरह से पूछा उसने। राइट साइड का कहता है जी हमने जो है ना जी वन करेक्टर राइट डिलीट करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की डिलीट की यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस डिलीट करेंगे, बैक स्पेस करेंगे, इस तरह से वो चारों ऑप्शन दे देगा। ठीक है, स्टेटमेंट वो यहां से बनाता है आफ्टर द कर्सर को कहेंगे जब हमने करेक्टर एक वर्ड डिलीट करना है, या बिफोर द कर्सर भी कह सकते हैं आपको। बिफोर द कर्सर ये है। हाँ जी, बैक स्पेस में अक्सर आप लोग यूज करते हैं। बैक स्पेस से क्या होता है? पिछला लफ्ज उड़ जाता है। इसमें हमारे पास क्या होगा? वन करेक्टर, सिंपल बैक स्पेस है। वन करेक्टर क्या होगा जी? डिलीट होगा। होगा क्या इसमें भी डिलीट? इसमें डिलीट कहां पे? लेफ्ट वाली साइड पे या बिफोर द कर्सर। देखिए कर्सर था हमारे पास अली के बाद, आई के बाद, तो जैसे हमने बैक स्पेस दबाया तो ये जो आई है ये उड़ जाएगा, मतलब पिछला बिफोर द कर्सर से बिफोर वाला, कर्सर से राइट वाला। तो ये कौन सी साइड से? राइट, राइट का सॉरी लेफ्ट वाला। तो लेफ्ट वाला करेक्टर डिलीट होगा या फिर कर्सर से पहले वाला करेक्टर डिलीट। तो हम क्या करेंगे? बैक स्पेस की, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस यूज करेंगे तो अगेन वन वर्ड
क्या डिलीट होगा? पूरे का पूरा वर्ल्ड डिलीट होगा। कहाँ? बिफोर द कर्सर या फिर लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कर्सर से पहले वाला या कर्सर के लेफ्ट साइड वाला, पूरा का पूरा एक वर्ल्ड चला जाएगा अगर हम कंट्रोल के साथ बैक स्पेस यूज करेंगे। समझ आई कि नहीं आई बात? हाँ जी, ज्यादा तो नहीं होगी शॉर्टकट की, बताएं। ये ऐसे ही एक दूसरे के साथ करेक्ट करके याद करेंगे तो ये कंसेप्ट आपको नहीं भूलेगा। 2-3 बार रिवाइज तो करें, लेकिन दिमाग से ऐसे ही ना सिर्फ रट्टा लगाए, दिमाग खपाया करके ऐसे समझ के करें। देखें, हमेशा जब भी आप समझ के पढ़ेंगे ना कि यार मैं पढ़ क्या रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग पे जोर देंगे, यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ये मुझे समझ भी आ रही है कुछ, या बस रट्टा लगाई जा रहा हूँ, पढ़ी जा रहा हूँ, खाना पूरी कर रहा हूँ। तो सर ने कहा था कि पढ़ना है 2-3 दफा, तो बस 2-3 दफा पढ़ ले, नहीं, समझ के पढ़ेंगे यार ये मैं पढ़ क्या रहा हूं, क्या मुझे ये समझ आ रहा है, क्या ये जो बात मैं पढ़ रहा हूं ये प्रैक्टिकल भी है या बस रट्टा लगाई जा रहा हूं। थोड़ा सा सोच के दिमाग अप्लाई करना शुरू हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक हो गया। अब आखिरी है हमारे पास सिलेक्शन के लिए शॉर्टकट की। सिलेक्शन के लिए एरो की का हम यूज करते हैं। सिलेक्शन के लिए हम शिफ्ट के साथ एरो की को यूज करते हैं। सिलेक्शन के लिए शिफ्ट के साथ हम एरो की, शिफ्ट प्लस एरो की, लेफ्ट वाली भी और राइट वाली भी, ये वाली भी और ये वाली एरो की भी हम यूज करते हैं। किसके साथ? शिफ्ट के साथ। लेकिन ये कौन सी सिलेक्शन है? अगर एडजेसेंट सिलेक्शन हो, इकट्ठे, आपने कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाया तो अब वो ये सिलेक्ट हो गया, फिर दबाया ये हो गया, फिर ये सिलेक्ट करते चले जाए, एक दूसरे के एडजेसेंट मतलब जुड़ी हुई मुसलसल। अगर एडजेसेंट ना हो सिलेक्शन तो फिर हम कंट्रोल प्लस एरो की यूज करते हैं। दोनों सवाल पूछिए उसने कि अगर एडजेसेंट सिलेक्शन हमने करनी हो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? शिफ्ट साथ एरो की। नॉट एडजेसेंट करेगा, नॉट एडजेसेंट, एक करेक्टर एक लफ्ज ये सेट करना है कि यहां से करना है, दरमियान वाले छोड़ देने हैं, तो फिर कंट्रोल प्लस एरो की। जब हमारा जो डाटा है, जब हमने सिलेक्शन करनी है वो एडजेसेंट ना हो, नॉट एडजेसेंट। ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम पैराग्राफ ब्रेक, पेज ब्रेक और लाइन ब्रेक के बारे में शॉर्टकट की ये भी 2-3 देख लेते हैं। तो सिलेक्शन के लिए पहले कर लेते हैं। चलें, सिलेक्शन के लिए ना F8 की को भी इस्तेमाल किया जाता है। F8 की को आप 2 टाइम जो है प्रेस करेंगे, आपका जो वर्ड है वो सिलेक्ट हो जाएगा 2 टाइम। F8 की को भी सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप उसे 2 दफा प्रेस करते हैं तो आपका एक वन वर्ड की सिलेक्शन हो जाएगी। अगर F8 के को 3 टाइम आप क्या करते हैं, ये प्रेस करते हैं, तो आपका एक सेंटेंस क्या होगा जी, सेलेक्ट हो जाएगा, पूरे का पूरा एक सेंटेंस की सिलेक्शन हो जाएगी। F8 की को आप 4 टाइम प्रेस करते हैं तो आपका एक पैराग्राफ पूछता है, सिलेक्ट हो जाएगा। अगर F8 की को आप 5 टाइम प्रेस करते हैं तो आपका होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। 2 दफा प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एक वर्ड होगा। 3 टाइम करेंगे तो सेंटेंस होगा। 4 दफा करेंगे तो पैराग्राफ होगा। 5 दफा करेंगे तो पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्ट हो जाएगा F8 की को। ये भी सवाल पूछा है, उसने पूछा हुआ था कि हम अगर F8 की को 3 टाइम सिलेक्ट करते हैं, 3 टाइम प्रेस करते हैं तो क्या सेंटेंस सिलेक्ट होगा, वर्ड होगा, या फिर पैराग्राफ होगा, या फिर डॉक्यूमेंट होगा।
इस तरह से उसने पूछा हुआ है। ठीक है, आखिरी शॉर्टकट की है हमारे पास लाइन ब्रेक, पेज ब्रेक और पैराग्राफ ब्रेक। लाइन ब्रेक, पेज ब्रेक और पैराग्राफ ब्रेक। लाइन ब्रेक, पेज ब्रेक, चलिए पैराग्राफ ब्रेक। पहले लिखता हूं, ये सिंपली इंटर की दबाएं आप। सिंपल आप क्या करें, इंटर की दबाएं तो आपका पैराग्राफ ब्रेक हो जाएगा। आप समझेंगे शायद लाइन ब्रेक हो रही है, नहीं, लाइन ब्रेक नहीं होगी, पैराग्राफ ब्रेक होगा। करके देखेंगे, आपको लगेगा ये लाइन ब्रेक हुई है। कैसे पता लगेगा आपको? एक, ये 3 लाइनें हैं, इनके दरमियान में जो स्पेस है और एक जो पैराग्राफ है उसके दरमियान में स्पेस में डिफरेंस होगा। यहां से आपको समझ आएगी, नई लाइन शुरू हो जाएगी, लेकिन स्पेस देखिएगा कि वो एक लाइन और दूसरे लाइन के दरमियान में जो स्पेस है वही है या पैराग्राफ वाली स्पेस है। अगर पैराग्राफ वाली स्पेस है, ज्यादा स्पेस है, वहां से लाइन शुरू हो रही है, नहीं, तो समझ जाना है कि अभी पैराग्राफ ब्रेक हुआ है, लाइन ब्रेक। अगर उसके बराबर ही स्पेस है, जितनी पिछली 2-3 लाइनें जो आपने इस्तेमाल की हुई हैं उनके दरमियान में जितना गैप था आगे भी उतना ही है, तो फिर आपकी लाइन ब्रेक हुई है। तो लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की है हमारे पास शिफ्ट प्लस इंटर। सिंपल इंटर की दबाया तो पैराग्राफ ब्रेक, शिफ्ट प्लस इंटर की शॉर्टकट की दबाई तो आपका लाइन ब्रेक हो गई। पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस इंटर, ये पूरा का पूरा आपने पेज ब्रेक करना हो, नए पेज से शुरू करना हो डाटा, तो आपका कंट्रोल प्लस इंटर हो जाएगा। हाँ जी, पेज ब्रेक, कंट्रोल प्लस इंटर, लाइन ब्रेक, शिफ्ट प्लस इंटर। सिंपल अगर आप इंटर की दबाएंगे तो आपका पैराग्राफ ब्रेक होगा, लाइन ब्रेक नहीं होगी। समझ आ गई? अब ये टाइम बताएं मुझे कितना हो गया। चलें, आज फिर ये रोकते हैं बेटा क्लास। कल इंशाल्लाह फिर हम एक्सेल है, पावर पॉइंट है और साथ में इंटरनेट वाला पोर्शन भी है, ईमेल वाला भी छोटा सा टॉपिक है। आज आप ये कर लेना, इसके साथ जो वर्ड के आपको लेक्चर दिए हैं एमसीक्यूज टाइप, वो आपने किए थे कंप्यूटर फंडामेंटल के, उसमें कुछ चीज़ें आपको समझ आई एक्स्ट्रा, वही थी चीज़ें जो आपको मैंने पढ़ाई थी। यहाँ पिक्चर में साथ आपको दिखाया गया था, बस वीडियो वाली जो लेक्चर था उसमें आपकी रिवीजन हो गई होगी, कोई एक आधा नया सवाल भी मिल गया होगा। जो बच्चे जाना चाहते हैं वो चले जाएं, जिन्होंने सवाल पूछना है वो बैठे रहें। लाइटें थोड़ी सी कम कर दें, ये ज़्यादा है। मेल मर्ज की समझ नहीं आई है, ये एक बच्चा कह रहा है बेटा जो बच्चे जाना चाहते हैं वो चले जाएं, जिन्होंने सवाल पूछने हैं वो बैठे रहें। मेल मर्ज की समझ नहीं आई बेटा, लेक्चर सुनिएगा दोबारा से, लेक्चर भी जो रिकॉर्डेड मिलेगा ना आपको उसे आपने सुनना है, ठीक है, उसमें क्लियर हो जाएगा। उसमें नहीं हो रहा क्लियर, बार बार सुनिए, नहीं हो रहा तो फिर मुझे बताएं। ठीक है, चलें जी। अच्छा, इसमें ना एक दो शॉर्टकट की और ऐड करना चाहें तो कर लें, कल मैं शायद भूल जाऊंगा। वो है हमारे पास अपर केस को लोअर केस में और लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करने की जो शॉर्टकट की है, उसके बारे में भी वो पूछ लेता है आपसे। तो वो भी अगर आप ऐड, अपर केस लोअर केस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि छोटी ABC और बड़ी ABC। अपर केस लोअर केस का मतलब क्या है, बड़ी ABC है उसे आपने छोटी में कन्वर्ट करना है, छोटी ABC को बड़ी में करना है, तो उसका शिफ्ट प्लस F3 है उसकी शॉर्टकट की। ऐड करना चाहें तो कर लें, शिफ्ट प्लस F3 कर लें जी। कर लिया। चलें इसमें एक और ऐड कर लें। एक बच्चे ने पूछा हुआ भी था कि फ़ॉन्ट साइज को अगर इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है, इसमें आप ये देखें कि इस बार दफ़ा कहता है अगर 1 पॉइंट इंक्रीज करना हो तो शॉर्टकट की क्या होगी, इस तरह से वो पूछ लेगा। तो इसका जो है हमारे पास हो जाएगा कंट्रोल प्लस बड़ी ब्रैकेट, आपने देखी होगी बड़ी ब्रैकेट, अब यहाँ तो बोर्ड तो नहीं है, वो जो हम इस तरह से ऊपर से ऐसे एक ब्रैकेट लगाया करते थे बड़ी ब्रैकेट, उससे हम करेंगे इंक्रीज द साइज बाय 1 पॉइंट। मतलब चले मैं कल करवा दूंगा आपको, ये जब शुरू करूंगा ना क्लास उस वक्त करवा दूंगा। अभी आपको ब्रैकेट में कहाँ से क्लोज करना है कहाँ से बंद करना है उसकी समझ नहीं आएगी। ठीक है, कल करवा दूंगा बेटा ये। चलें जी, मैक्सिमम कर लिए, कोई एक आधी रह गई तो बेटा आगे चल के कर लेंगे हम। ठीक है, MOD सब इंस्पेक्टर का बहुत स्ट्रेस है, ऐसे लगता है तैयारी, क्या मुझे टेस्ट देना चाहिए जी। महवेश अफजल जी बेटा ज़रूर देना चाहिए, टेस्ट नहीं छोड़ना आपने कोई भी, चाहे वो MOD का हो चाहे वो FIA का हो चाहे वो कोई भी है, इम्तिहान ज़रूर दें। इम्तिहान देंगे तो पता चलेगा ना कि आपकी तैयारी कितने की % है, लेवल क्या है। ठीक है, अब आपका इम्तिहान आ गया तो बस रिवीजन करें। हमने जो MOD का बैच शुरू किया था वो तो ख़त्म हो गया कब का। लाइन स्पेस का बता दे, लाइन स्पेस का मैंने बताया बेटा एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान में जो गैप है उसे हमने लाइन स्पेस कहा था। ठीक है, वो 3 तरह का हो सकता है, सिंगल स्पेस, डबल स्पेस और 1.5 स्पेस, उनकी शॉर्टकट की पूछते हैं जी। अपर केस की और लोअर केस की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3 है बेटा, अपर केस और लोअर केस की शिफ्ट प्लस F3। सर क्या पेज अप और पेज डाउन को जूम इन और जूम आउट कह सकते हैं? जूम इन और जूम आउट नहीं कह सकते बेटा, नहीं कह सकते। पेज अप का मतलब एक पेज ऊपर जा रहा है और नीचे से नया पेज आ रहा है। पेज अप का मतलब ये है एक पेज ऊपर चला गया नीचे से नया पेज आ गया। जूम इन और जूम आउट नहीं कह सकते असमतुल्लाह। सर जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर जी कोई तरीका बता दें कि फोकस से कैसे स्टडी करें, मैं तो सारा सारा दिन बैठा रहता हूँ, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, स्पीड बहुत स्लो है, डिसअपॉइंटमेंट होती है, गुस्सा आता है। ये हैं जी मुंतज़र मेहदी साहब। मुंतज़र मेहदी साहब, एक तो ना आप अपना प्राइम टाइम देखें, ये सबके लिए है बेटा। प्राइम टाइम का मतलब ये है कि वो टाइम जब आप फ्रेश फील करें, जब आप कोई भी चीज़ पढ़ें तो आपका दिमाग एक्सेप्ट कर रहा हो। कुछ लोग रात को पढ़ते हैं, उनका प्राइम टाइम रात को होता है, जब पूरी दुनिया सोई होती है, पूरी दुनिया में एक सुकून होता है, वो अपना बैठ के पढ़ते हैं, ना कोई डिस्टर्ब करने वाला होता है, ना कोई मेहमान आता है घर, रात को कौन आता है, ना ही कोई कॉल करता है। जिनके पास जॉब नहीं है अभी, मतलब कोई और काम नहीं करे, निकम्मे हैं, तो वो कोशिश करें अपने रात को पढ़ने की रूटीन बनाएं। दिन में सोए रहे, जब आप सोए होंगे तो कोई भी नहीं जगाएगा आपको, ना कोई कॉल करेगा। सबसे अच्छा तरीका ये है। कुछ लोगों का प्राइम टाइम है नमाज के बाद, वो सेटिंग करते हैं अपनी। कुछ लोगों का प्राइम टाइम है नींद से उठने के बाद। मैं अपना अगर बात करूं, मेरा प्राइम टाइम है नींद के बाद। मैं आधा घंटा सो लूँ ना, उसके बाद 4-5 घंटे मेरा दिमाग इतनी ज़बरदस्त तरीके से काम करता है कि मुश्किल से मुश्किल असाइनमेंट आप मुझे दे दें, अल्लाह ताला की ज़ात पे मुझे यकीन है कि मैं उसे सॉल्व कर लेता हूँ।
क्यों? आपके दिमाग का हर एक ऑर्गन जो है वो प्रॉपर काम कर रहा होता है सर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ उस टाइम जब मुझे नींद आई होती है तो फिर मेरी हालत बहुत बुरी होती है, और मैं कुछ हर बंदे की होता है इसके साथ। और जब मुझे नींद आती है मैं सो जाता हूँ। आजकल तो मामला थोड़े से डिस्टर्ब है जॉब की वजह से, तो टाइम नहीं मिलता साहब, ज़रा ड्यूटी टाइम में तो जाके नहीं सो सकता ना। लेकिन मैं ड्यूटी से 6 बजे आता हूँ या 6:30 आता हूँ तो मैं आधा घंटा ज़रूर सोता हूँ। 7:30 बजे से पहले पहले आधा घंटा 15 मिनट सो के उठ जाता हूँ और फ्रेश होके आपको क्लास पढ़ाता हूँ। कल और आज नहीं सोया क्लास में, आपने मेरी हालत देख ली कि कितना मतलब है कि डिस्टर्बिंग पोजीशन में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अपना प्राइम टाइम देखें जिसमें आपका दिमाग एक्सेप्ट करे। नींद आ रही है सो जाए, ये नहीं करना कि यार नहीं पढ़ना है, मैंने पढ़ना है, मैंने नहीं सोना, नहीं ऐसा नहीं करना। बेवकूफ़ लोग होते हैं इस तरह के जो ज़बरदस्ती बैठे रहते हैं किताब के सामने रख के गधों की तरह। भाई हमने 2-2 घंटे 4-4 घंटे 10-10 घंटे 20-20 घंटे नहीं पढ़ना, ये कोई एफिशिएंसी नहीं है। कितना आपके दिमाग ने एक्सेप्ट किया, कितना आपने नई चीज़ें तैयार की, कितना आपका सिलेबस कवर हुआ, ये मैटर करता है। इस चीज़ पे फोकस करें। और एक चीज़ जब तैयार हो जाए, समझ के पढ़ने वाली बात मैंने आपको बताई थी कि समझ के पढ़ेंगे और आपका दिमाग भी तो एक्सेप्ट करेगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं। सिर्फ रट्टा लगाते रहेंगे कुछ भी नहीं होगा बेटा। तोता बनने की कोशिश करेंगे, हम इंसान हैं सारे, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह से चीज़ों को लेके चलें, हो जाएंगी। मेल मर्ज में शादी की बात अच्छी की है आसिफ मजीद बेटा सीट निकाल लें, ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी आपकी। सीट निकाल लें, फिर आप वो बात ये है ना कि अभी तो कुछ लोगों की हालत ये होगी कि रिश्ता ही नहीं मिल रहा होगा कि यार नौकरी के बगैर, मतलब बेरोजगार के जो है ना जी कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा होगा। लेकिन जब जॉब हो जाएगी तो फिर रिश्तों की भरमार होगी। वो रिश्तेदार भी जो है ना जी आपको आगे कहेंगे जो आपसे कभी ताल्लुक नहीं रखते थे और कहते हैं ये जो है ना जी बेरोजगार को, उस निकम्मे को जो है ना जी के साथ शादी। लेकिन बाद में जब आपके पास जॉब हो जाएगी तो वही लोग आके आपको रिक्वेस्ट करेंगे जी आप हमारे साथ रिश्ता कर लें। ये दोनों के लिए है, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी, ठीक है। तो अपने आप को कुछ बना लें, चीज़ें हो जाएंगी कवर। हमारा सारा फोकस कंप्यूटर पर है या साथ साथ किसी और टॉपिक को भी टच करें? अभी बेटा हबीब खान ये जो सब्जेक्ट करवा रहा हूँ इसी को फोकस करें, अगले वीक से नया सब्जेक्ट शुरू कर देंगे। फिर आपने कंप्यूटर को फिर सिर्फ टाइम निकाल के रिवाइज करना है बस। अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है एआई का पोर्शन करवाएंगे। एआई का पोर्शन ऐसा चाहता नहीं है पेपर में, कोई एक आधा MCQs होगा तो वो पास पेपर में कवर हो जाएगा। उसामा जिया, प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक बेस्ट है ऑल सब्जेक्ट के लिए? बेटा पास पेपर की बुक ले लें। सेकंड लेक्चर में आपने बताया था कि फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB होती है, बट जो आपने कंप्यूटर के वन लाइनर नोट्स शेयर किए थे उसमें कैपेसिटी 1.4 MB बताई गई है। बेटा मैंने भी तो आपको 1.44 MB मतलब उसने एक डिजिट लिखा है, मैंने 2 लिख दिए थे, तो इसमें कौन सा ऐसा इशू है बेटा? 1.44 MB मैंने बताई थी, उसने 1.4 एक डिजिट लिखा, अगला लिखा ही नहीं है उसने। तो बात तो सेम है, वही एक ही बात तो है, इसमें कोई गलत बात कौन सी है बेटा? इतनी गहराई में देखते हैं कि आप चीजों को। हाँ जी, मोहम्मद शहरियार साहब कह रहे हैं जी अगर आप कामयाब नहीं होते तो उस बात का कोई सबूत नहीं होगा कि आपने कोशिश की थी। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। हाँ बेटा मतलब देखिए ना, आप अल्टीमेट जो भी आप मेहनत कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, क्या चाहिए होता है आपको? एंड पे आउटपुट चाहिए। यार इंसान को जो भी कोशिश कर रहा है उसे एक आउटपुट चाहिए किसी ना किसी सूरत में। अगर आपको आउटपुट मिली ही नहीं तो आपकी मेहनत ज़ाय हो गई। मतलब आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप किसी को ये बताएंगे यार मैंने कोशिश की थी कि यार मैं नहीं हुआ, कोई यकीन नहीं करेगा, झूठ बोल रहा है सारा निकम्मा, ठीक।
ठीक है, जब आप कामयाब हो जाएंगे, चाहे आपने मेहनत की या नहीं की, फिर आप किसी कहें यार मैंने बड़ी मेहनत, हाँ यार इसने बड़ी मेहनत की होगी यहाँ तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि इसमें बात तो कोई ऐसी नहीं है, कि इसमें यही है कि आपको कि आप मेहनत करें उस वक्त तक जब तक आप जो आपका टारगेट था, जो गोल था, वो आप अचीव नहीं कर लेते, ताकि आपको किसी को बताना ना पड़े कि यार मेहनत मैंने 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 इस गोल को हासिल करने के लिए मेहनत की थी। आपका जो रिजल्ट है, आउटपुट जो है, वही खुद ब खुद आपकी सीवीओ वो बोले, वो बताए। ड्रॉप कैप कैसे अप्लाई होता है मोहम्मद अदनान? अदनान बेटा वो उसमें ऑप्शन मौजूद होते हैं, आप सेलेक्ट करते हैं जिस पे आपने ड्रॉप कैप लगाना होता है, और वहां जाके सेटिंग में जाके ड्रॉप कैप लगा देते हैं। चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास ए बी के नाम से। अगर सर पीपीएससी की जॉब्स कब तक आएंगी? आ जाएंगी बेटा, आ जाएंगी, आप फोकस करें तैयारी पे। अगर सर अगर मैं सब इंस्पेक्टर के पेपर में 58 लेके शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम अप्लाई करते हुए 0 और 1 लिखने के चांसेस वाले बस हैं। हाँ 0 लिख देना, कोई इश्यू नहीं है, या 1 चांस लिख भी देंगे तो कोई मसला नहीं है। 58 का मतलब ये है कि आप पास हो गए। अगर आपके 39 नंबर आते फिर आपका 1 चांस काउंट हो गया था। FIA का फिजिकल टेस्ट, बड़ा फिजिकल टेस्ट की एक्सपेक्टेड डेट मेरे ख्याल से ईद से 1 वीक पहले भी ले हो सकती है, और ईद के बाद वाले भी, ईद के बाद भी जा सकती है। मेरे ख्याल से ज़्यादा चांस ही है कि ये ईद के बाद चली जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारे मसाइल हैं। क्लोजिंग डेट देखते हैं एक्सटेंड करती हैं या नहीं करते। अगर एक्सटेंड नहीं करते फिर तो मेरे ख्याल से ईद से 1 हफ्ता पहले में हो जाएगा ये। अगर एक्सटेंड करते हैं तो फिर ये ईद के बाद चला जाएगा। जी सर, आई हैव क्लियर्ड शायद इम्तियाज पास पेपर 19 से 25 एंड करंट अफेयर 25 to 26। इट इनफ विद योर लेक्चर? हाँ इनफ तो हैं, लेकिन मोइन खान ये क्लियर नहीं होंगे आपको। अगर आपको ये क्लियर है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं pacegkacademy.com, वहाँ से जो है जी पेपर बनाएं खुद ही। हर एक सब्जेक्ट के 10-10 सवाल डालें। 19 से 25 के दरमियान में जो पेपर हैं उनमें से, या 21 से 25 के दरमियान में जो पेपर है उनमें से उसे अटैम्प्ट करें, और देखें उसमें से कितने नंबर आए हैं। 10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से भी डालें। 100 नंबर का MCQs टाइप पेपर बनाएं, इस तरह PPSC का होता है, उसे अटैम्प्ट करें, उसमें देखिए कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आपके आ रहे हैं 95 से कम नंबर, इसका मतलब है आपकी तैयारी नहीं है, आपको ये तैयारी नहीं है। अगर आपके 95 प्लस आ रहे हैं फिर इसका मतलब है आपको किताब तैयार है। बात समझ आई कि नहीं है? करंट अफेयर भी तैयार है। मेरे ख्याल से आपके 80-85 आएंगे, अगर आपको आपके हिसाब से ये सारी चीज़ें आपकी तैयार हैं फिर भी। जी इरफान साहब क्या कह रहे हैं? सर जी प्लीज़ वो नोट्स शेयर करवा करें जो हम लाइव स्टडी कर रहे होते हैं डॉट में। कौन से लाइव स्टडी कर रहे होते हैं बेटा? वो तो शेयर करवा दिए थे मैंने आपको नोट्स। सर आपने हेडर फुटर का बता दिया है, फिर फुट नोट्स और एंड नोट, एंड नोट्स और फुट नोट्स को आगे चल के देख लेंगे बेटा। सर FI असिस्टेंट का 9 सीट्स हैं। एज ए फ्रेशर को इस सेशन के साथ अप्लाई करना चाहिए या नहीं? बेटा ज़रूर फ़ारूक अहमद, ज़रूर करना चाहिए अप्लाई। अप्लाई नहीं छोड़ना, जहाँ आपकी एलिजिबिलिटी बनती है वहाँ ज़रूर अप्लाई करें। हाँ जी, ये हैं जी फात अली साहब हैं जी, वो कह रहे हैं ग्रीन लाइन आती ही नहीं। आती है बस दफ़ा सवाल, ओनली ब्लू एंड रेड। अच्छा, बहुत सारे वर्जन के अंदर ये चेंज हो गई होगी ब्लू लाइन ग्रामर के लिए। ठीक है, वो भी बेसिकली आप उसे कह सकते हैं कंटेक्ट, वैसे सेग्रीगेट करेंगे तो कंटेक्सचुअल मिस्टेक में है ये। मैंने ज़्यादा डेप्थ में करवा दिया आपको। जी बेटा सबको रिप्लाई कर रहा हूँ, वेट करें थोड़ा सा। शरका जबीन सर, आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया था लास्ट ईयर, आपकी पोस्ट देख देख के इंस्पायर हुई,
पहले बिल्कुल हिम्मत हार गई थी, फाइनली ज्वाइन करना पड़ा सर। थैंक्स गॉड। मेरे पापा भी टीचर हैं, मेरे साथ बैठ के क्लास लेते हैं सर। तो भी आपका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बेटा। अरे माउस की इन्वेंशन डेट क्लियर कर दें आपने। फर्स्ट एग्जाम 1960s का मतलब होता है, मैंने बताया था 9 वर्सेस का एग्जैक्ट डेट 1964 है बेटा। 63 64 में इस पे काम हो गया था माउस के बिना खान। 60s का आता मैंने आपको बेटा, 60 से लेके 70 के दरमियान में। 60s का मतलब ये होता है। हाँ जी, ईमान जैद कह रही हैं जी सर जी जूम इन आउट और जस्ट पीपीटी में होता है या फिर वर्ड में भी? हर जगह होगा बेटा, एक्सेल में भी होगा जूम इन जूम आउट। ठीक है, जूम परसेंटेज जो होगी ये वर्ड में भी होगा, एक्सेल में भी होगा और पावर पॉइंट में भी होगा। आगे चल के कर लेंगे। कैसे रिवीजन करें मटेरियल को? हाँ बेटा, इसमें देखें ना आप, रिवीजन के लिए ना मैंने वो एक वीडियो बनाई थी कि पास पेपर को कैसे पढ़ना चाहिए। रिवीजन भी उसी मेथड के साथ करें। उसमें से ना आप जो चीज़ें तैयार हो रही होती हैं उसे आप निकाल दें बाहर। वो जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही, जिन्हें आपको लगता है कि यार ये मुझे पेपर तक भूल जाएगी, या इसे मुझे रिवाइज करना चाहिए, या इसे मुझे सर्च करना चाहिए, उस पर आप हाईलाइट करें, उसे सर्कल करें या हाईलाइट करें, या उसे शॉर्ट लिस्ट कर लें, अलग निकाल लें। अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें से आपके 10 क्वेश्चन निकलेंगे। स्मार्ट वर्क हो गया ना, एक दफा तो टाइम लगा। इस तरह से पूरी बुक में से आपके कितने सवाल निकलेंगे? 300-400 निकलेंगे। इम्तिहान से पहले उन्हें रिवाइज करके जाएं। इसी तरह से आपके नोट्स हैं। हाँ, लेक्चर के अंदर ना देखें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आती होंगी पहले से, बहुत सारी ऐसी होंगी जो नए पॉइंट होंगे, भूलने का खतरा है, उन्हें हाईलाइट करते जाएं। जब रिवीजन करें उन्हीं पॉइंट्स को देखते जाएं। अच्छा, हसनैन साहब कह रहे हैं जी थोड़ा सा बड़ा लिखें। चलें बेटा, कल से मैं कोशिश करूंगा। सर जी आ गई समझ, आ गई लिंक के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस की है सुपर स्क्रिप्ट पेपर में आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दोनों है बेटा। सोबिया बेटा दोनों है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट उसके बाद 2 बार प्लस कर दे या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल कर दे, दोनों है पेपर में, दोनों पूछी गई है। सोबिया बेटा दोनों ठीक है, मैंने भी आपको सही दिखवाई है, आप भी सही बता रही हैं, दोनों ठीक है। प्रैक्टिकली करके देखिएगा। हाँ, फैसल साहब ने पूछा है जी ड्रॉप कैप मैक्सिमम 3 बाय डिफॉल्ट 3 पे होता है, मैक्सिमम 10 पे होता है, तो मिनिमम कितनी लाइन पे होता है? मेरे ख्याल से तो 1 लाइन पे भी हो सकता होगा, मजीद आप देखिएगा इसे। पीपीएससी पेपर अटेम्प्ट करने की भी लिमिट होती है, या जब तक नहीं होता हिम्मत ना करें हम? हाँ, कोई लिमिट नहीं है बेटा, अप्लाई करते जाएं, इम्तिहान देते रहें, कोई लिमिट नहीं। चलो, वर्ल्ड रैप भी बाय डिफॉल्ट है बिफोर 17 आफ्टर? जी बेटा, वर्ल्ड रैप बाय डिफॉल्ट है, खुद ब खुद होता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। हाँ, मैथ भी करेंगे, विकी करेंगे, जरूर करेंगे हम बेटा। अच्छा, मैथ के नोट्स क्या रहे हैं आप एएसएफ के लिए? बेटा अभी एएसएफ वाले बच्चे, चलो मैं एएसएफ वाले बच्चों का ग्रुप बनवा के ना मैथ का कुछ पोर्शन बेसिक शेयर करवाता हूँ, ठीक है? एमसीक्यूज के लेक्चर भेजे हैं, वो डिलीट ना कीजिएगा। बेटा क्यों भेजिएगा, डिलीट करूंगा मैं? मैंने आपको दी है, आप फॉरएवर भी अपने पास रख सकते हैं। हाँ जी, बच्चा कह रहा है जी एमओडी सब इंस्पेक्टर का बहुत सा स्ट्रेस है, ऐसा लगता है तैयारी, क्या मुझे टेस्ट देना चाहिए? बेटा जरूर टेस्ट देना चाहिए, टेस्ट नहीं छोड़ना आपने किसी सूरत में भी। लेक्चर को ओपन कर दें, जस्ट रिवीजन फॉर पेपर। कौन से लेक्चर को कर दूं बेटा? रिवीजन के ऊपर अगर आप लेक्चर से रिवीजन कर रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं है।
और रिवीजन नोट्स से होती है। लेक्चर को सुनने में आपने 3 घंटे लगाए, लिखने में और सुनने में, अगर दोबारा उसी एक लेक्चर की रिवीजन में 3 घंटे लगा रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं है। आपका पेपर कभी नहीं पास होने वाला। तो जो आपने उस वक्त 3 घंटे लगा के किया वो किस लिए किया? इसलिए किया कि आपको रिवीजन में कम से कम टाइम लगे। टाइम मैनेजमेंट यही तो चीज़ है। जब आप खुद अपने हाथ से लिखेंगे, जब आप उसे रिवाइज करने लगेंगे तो 3 घंटे का काम आप 30 मिनट में कर लेंगे। 30 मिनट भी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं। दूसरी रिवीजन, तीसरी रिवीजन और पूरे नोट्स की आप 10 मिनट में कर लेंगे। इस पॉइंट को समझे। मैं आपको जब कह रहा होता हूँ कि खुद लिखें, खुद के नोट्स बनाएं, मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा होता। जो तरीका मैंने अपनाया मैं आपको वो बता रहा होता हूँ कि आपको इसमें टाइम की सेविंग होगी। अब बच्चे बेवकूफ़ हैं, वो कहते हैं शायद जो है ना जी सर जो है लेक्चर हमें दोबारा इसलिए नहीं प्रोवाइड करते जो है ना जी। तो मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि आपने एक दफ़ा लिख लिया, अब आप उसे छोड़ दें। अब आपने सिर्फ नोट से रिवीजन करनी है। ये फाद का सवाल क्या है जी? एमओडी वालों ने सिर्फ 3 दिन पहले रोल नंबर स्लिप दी हैं, अब समझ नहीं आ रही कि एमओडी का पेपर कैसे करेंगे। आप से 2 सवाल। एमओडी का पेपर पैटर्न कैसा होगा, कितने नंबर का पेपर होगा और पेपर कंप्यूटर पे होगा। सेकंड क्वेश्चन, अब हमारे पास 2 दिन है, फ्राइडे से चल रहे, मैक्सिमम तैयारी कैसे करें। हाँ, ये फाद अली साहब का सवाल है जी एमओडी के हवाले से। एक तो बेटा उन्होंने पूरे प्लानिंग के साथ 2 दिन पहले स्लिप दी है ताकि आपको सरप्राइज मिले, तैयारी करने का मौका ही ना मिले किसी को। ठीक है, वो जो चाह रहे हैं आपका जो जनरल नॉलेज है, जो आपकी रूटीन, आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, वही बाहर आए, उसी से वो जज कर सकें हाँ जी आपका लेवल क्या है। ठीक है, अब आखिरी 2 दिनों के अंदर आपको क्या तैयार करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो कोई इसमें अगर आप पढ़ भी लें कुछ तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो आपने इससे पहले, आज से पहले जो अभी तक पढ़ा उसी में से, या मैट्रिक में या एफएससी में जो चीज़ें आपने की थी उसी में से ही आपका सवाल होगा। मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि जो आपकी तैयारी चल रही है कंटिन्यूसली, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एफआईए की या बीपीएससी की, एफपीएससी की, उसे कंटिन्यू करें, उसी रूटीन के साथ चलते रहें। प्रैक्टिस करना चाहें तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, उसका भी कोई ऐसा वो नहीं है। देखना चाहें 2-4 वीडियो तो एनालिटिकल रीजनिंग वाली देख लें, फिगर वाली जो पिक्चर्स हैं थोड़ा सा उसे देख लें। बाकी पेपर में जाएं, जाके अपेयर हो और मैक्सिमम पेपर अटैम्प्ट करके आएँ। मैक्सिमम का मतलब है 100 नंबर का पेपर है तो 100 का अटैम्प्ट करना है। ठीक है, इस पर मैंने वीडियो बनाई थी। जो एडी का तो हो गया पेपर, बाकी जो इसके अलावा पेपर हैं आपका सब इंस्पेक्टर का या बाकी, लास्ट टाइम मेरे ख्याल से कुछ पेपर एक 150 नंबर के थे, इनमें से कुछ 100 मार्क्स के थे, और इस तरह से जो है ना जी उनमें से फिर वो अपना इस दफ़ा उनका प्लान पता नहीं क्या है, 100 नंबर का बनाए या 150 नंबर का बनाए, उनकी मर्जी है। इसमें टाइम शॉर्ट होता है एमओडी के पेपर में। बेसिकली वो आपकी जो ओरिजिनल चीज़ है उसे देखना चाह रहे होते हैं, जो आप हैं अंदर से। सोचने समझने का या चीज़ों को मोल्ड करने का टाइम नहीं देते वो आपको। तो जो आप हैं वो हैं, परेशान नहीं होना। एमओडी के अंदर बच्चे हो जाते हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे हुए हैं, लेकिन अगर ना हो तो अफसोस नहीं करना। आपने एमओडी के सिलेबस को या एमओडी की तैयारी नहीं की, आपने जर्नल तैयारी की है। हर एक सीट के लिए जो आपके साथ चल रहा है चलेगा, कोई भी सीट है, कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है, उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जाके अपेयर हों, अपना बेस्ट दें, हो जाए शुक्र अदा करें, ना हो तो अफसोस नहीं करना, आगे चलना है। नेक्स्ट इम्तिहान होगा अगले हफ्ते, फिर होगा अगले हफ्ते, फिर होगा अगले हफ्ते। अगर आप लगे रहे, तैयारी करते रहे साथ साथ, और अपना एनालिसिस करते रहे, अपनी खामियों के ऊपर काबू पाते चले गए, तो आप आराम से सीट निकाल जाएंगे। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास है, कौन है जी? सर जी एमओडी में अप्लाई किया था, मुझे तब कोई मैसेज या कॉल आई थी और अभी तक नहीं आई, कब होगा उनका पेपर? बेटा पेपर तो एमओडी का है मेरे ख्याल से 3 तारीख से है, शायद 3 तारीख को है। तो आप देखें, उज़मा अभी भी देखें बेटा, अप्लाई यहाँ से किया था या किसी कंप्यूटर वाले से करें। मेल अप्लाई करते भी नहीं आई, ना ही कोई मैसेज आया।
फिर आपका अप्लाई नहीं हुआ, इसका मतलब तो यही है। MOD की वेबसाइट पे जाए, कोई ना कोई नंबर मिल जाएगा, उन्हें कॉल करें, उन्हें मेल करें, उन्हें कहा जी मेरी अभी तक स्लिप नहीं आई, मुझे बताएं मैं क्या करूं, ये मैंने फीस जमा करवाई हुई है। F9 फंक्शनल की किस लिए यूज होती है? मेरे ख्याल से सर्च के लिए होती है। इसे देखिएगा, कंट्रोल के साथ करेंगे तो इसमें सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है इसे। तो इसके करंट अफेयर यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है तो वो भी अपलोड करवाते हैं। हाँ, ईयरली करंट अफेयर अवेलेबल है हमारे पास तो इसके। हाँ, ये है जैम रोकाश है शायद। वो कह रही है आपने एक लाइन स्पेसिंग 1.5 करवाई है, एक 1.15 करवाई है, दोनों अलग अलग हैं। मैंने आपको बताया था कि बाज़ दफ़ा ना वो पूछ लेते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है लाइन स्पेसिंग कितनी है, जो करंट वर्जन हमारे पास है उसमें। तो 1.5 भी कहेगा, 1 भी कहेगा, 1.15 भी कहेगा। तो आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो उसमें लाइन स्पेसिंग 1.15 है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कहने से हम इस तरह से कहेगा वो आपको। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है, बस मैं क्लास एंड करके आ रहा हूँ, फिर गपशप। आसिफ मजीद, आपका पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, मेरे लिए कुछ सख्त अल्फाज बोले बेटा। अगर मेरे पास होते ना आप, मैं आपको जो है ना जी डंडे से जो है ना जी मैं आपकी पिटाई करता। इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज और मैं क्या इस्तेमाल करूँ आपके लिए? फिजिकली मैंने आपको मारना था, यकीन करें, फिर दिल नहीं करता पढ़ने को। क्या बात है, आपके ने दिल से, दिल के आपको, आपकी जो ज़िंदगी है वो दिल के कहने पे चलनी है या प्रैक्टिकली आपने चीज़ों को देख के लेके चलना है? यार कुछ ख्याल करें, आपका फ्यूचर है, अपने फ्यूचर के लिए आपको मोटिवेशन की या कोई मतलब है कि इस तरह सख्ती कोई और बंदा आपके लिए, कोई कौन करेगा भाई? कोई भी नहीं करेगा, किसके पास टाइम है? ठीक है ना, आपकी फैमिली में ना किसी किसी को इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि आप कामयाब हो या ना हो। लोग तो चाहते हैं आप नाकाम हो, आप रुसवा हो और वो ठट्ठे उड़ाएं, और आप कह रहे हैं जी आपको जो है ना जी ख्याल करें यार कुछ। स्ट्राइक स्ट्राइक थ्रो की बेटा कोई शॉर्टकट की नहीं है मारिया खान, कोई शॉर्टकट की नहीं है बेटा। सब इंस्पेक्टर के लिए सिलेबस है, MOD का सिलेबस करने सेम है बेटा, ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत फर्क होगा बस इसमें। जो आप पढ़ रहे हैं ये या उसमें सिर्फ उसका एनालिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है। FIA में मैथ है, हाँ है, क्यों नहीं है। चलें बेटा क्लास एंड करते हैं, कल मिलते हैं इंशाल्लाह क्लास में। कामयाब इतने हो जाएं कि आपको हराने के लिए जो खेल है उसके असूल बदलने पड़ जाएं, तरमीम करनी पड़ जाए, आपको रोकने के लिए जो खेल के असूल है उनमें तरमीम करनी पड़ जाए। चलें जी। राहिला सलीम, ADSF 2025 का रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है? बेटा मेरे ख्याल से आ जाएगा रिजल्ट, 2025 का तो आ नहीं गया। AD का मेरे ख्याल से इंस्पेक्टर का आया है, AD का नहीं आया, आने वाला होगा, आजकल में आ जाएगा।
हाँ, एएसएफ के लिए करंट अफेयर जो आपने प्रोवाइड की हैं वो काफ़ी है, काफ़ी नहीं है बेटा, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा उसमें से। उसे कर लें अच्छे से, या मंथली करंट अफेयर की जो हमारी वीडियोस हैं वो देख लें, उससे भी काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। हाँ जी, खानी साहिबा हैं जी, कह रहे हैं सर जी कंप्यूटर के बाद कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे? बेटा कंप्यूटर तो एंड होने दें, एतवार को बता दूंगा आपको नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट। मैंने प्लान में देखना है, प्लान में कौन सा सब्जेक्ट है नेक्स्ट। मुझे रिप्लाई नहीं करते आप, बाकी सबको रिप्लाई कर बेटा, जो रिप्लाई करने वाला सवाल होता है मैं उसे ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। हाँ, चलें बेटा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।